तो हम देखते हैं कि अगर हम इन अजम्पशंस को मान करके चले तो इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता, राइट। तो ये जो पॉइंट्स है पीपीसी में, ये जो पॉइंट्स है ABCDEF, ठीक है, द पॉइंट्स ऑन पीपीसी, ठीक है, shows potential level of output, potential level of output, यानी कि इकोनॉमी के पास इन अजम्पशंस को मान करके, रिसोर्सेज दिए हुए हैं, फुली यूटिलाइज हुआ है, उससे उससे ऊपर आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। आपने बेस्ट यूटिलाइजेशन कर दिया है, उसके ऊपर अब उससे अच्छा प्रयोग आप नहीं कर सकते उसका, ठीक है। जितना अच्छा प्रयोग आप कर सकते थे आपने कर दिया, उससे ऊपर आप नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी आपने चेंज नहीं की, एक ही टेक्नोलॉजी आपने यूज़ की, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोडक्शन, पूरे प्रोडक्शन के फेज पे आपने एक ही टेक्नोलॉजी यूज़ की। तो इन तीन एजम्पशंस को मान करके इकोनॉमी इस पोटेंशियल पे बना सकती है ना, यानी कि इन सेट्स के साथ प्रोडक्शन कर सकती है, इन सेट से आगे बढ़ के नहीं कर सकती है, यानी कि पीपीसी के बाहर यहाँ पे नहीं कर सकती है इन एजम्पशंस को मान करके, है ना। तो मतलब कि इन एजम्पशंस के साथ इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल ये पॉइंट्स बताती है ना, कि अगर आपने 0 एप्पल्स प्रोड्यूस किए हैं तो आपके पास 11 तक की पोटेंशियल है, अगर आपने 10 ऑरेंजेस प्रोड्यूस किए हैं तो आपके पास 1 एप्पल की पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हो, है ना। इन एजम्पशंस को मान करके आप उनसे आगे नहीं बढ़ सकते हो, राइट। आई होप आपको ये क्लियर है। आप प्लीज़ इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाइए बहुत सारे, क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। प्लीज़ बनाइए। बोर्ड्स तो चलिए जिन बहुत लोगों का 11वीं में नहीं होगा ये, लेकिन CUET इससे अगर क्वेश्चन बनाने में लग गया तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो आप कोशिश करिए आप मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुने, है ना। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। एक एक शब्द सुनिए, सब समझ में आ जाएगा आपको, है ना, आई एम टेलिंग यू। और फिर भी डाउट रह जाता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, राइट। इसमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे भी, मैंने भी जब पढ़ा था 11वीं में तो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था शुरू में, बट नाउ आई नो थिंग्स, ठीक है। कुछ टाइम बाद वो सही हो गया था। तो आप देखिए, ये जो है पोटेंशियल बता रहा है, इन एजम्पशंस को मान करके आप इन सबसेट से आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है, इन सबसेट्स के आगे नहीं बढ़ सकते हो। आगे कैसे बढ़ना है, इन अजम्पशंस पे कैसे चेंज आता है, दैट वी विल डिस्कस, है ना। चलिए, तो आप इतना समझ गए, ठीक है। अब एक और मैंने यहाँ पॉइंट, चलिए तो बाहर के लिए इसको हम चलिए एक पॉइंट ही बना देते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये जो लेवल है इसमें आप देख रहे हो टोटल 6 पॉइंट्स हैं, है ना, 6 पॉइंट्स हैं। अब एक पॉइंट लिखता हूँ मैं, एक सेकेंड एक सेकेंड। ऑल द पॉइंट्स ऑन पीपीसी आर इक्वली एफिशिएंट, राइट। अच्छा, मैं इरेजर ही करके रखा, आर इक्वली एफिशिएंट। इक्वली एफिशिएंट मतलब ए में जितने एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्शन हुआ है बी में भी उतनी ही एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्शन हुआ है ना, सी में भी उतनी ही एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्शन हुआ है, बस हमने सेट्स बदल दिए हैं, एप्पल के ज़्यादा होते जा रहे हैं, ऑरेंजेस के कम होते जा रहे हैं, है ना। चलिए, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है ना। चलिए, एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा उसके लिए पेन का कलर चेंज करते हैं। कहाँ डाले कहाँ डाले, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, चलिए लाइट ग्रीन। अब देखिए, ये बता रहा है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। मान लीजिए कोई इकोनॉमी है जो इस पॉइंट पे, हम देखते हैं पीपीसी के अंदर इस पॉइंट पे अपनी इकोनॉमी को चला रही है, इस लेवल पे प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। तो क्या वो पोटेंशियल लेवल पे कर रही है?
बिल्कुल नहीं कर रही है। पोटेंशियल लेवल पे प्रोडक्शन करने के लिए उसे इन पॉइंट्स में आना था, ठीक है। पॉइंट्स के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो देखते हैं पोटेंशियल लेवल पे नहीं हो रहा है ना। एक्चुअल प्रोडक्शन आप बोलोगे, ठीक है, कि हाँ एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा इतना है, लेकिन पोटेंशियल पे नहीं है। पोटेंशियल पे तब होते हैं जब इन पॉइंट्स में होते हैं, ठीक है। यहाँ होते, यहाँ कोई पॉइंट बना रहे होते हैं, ठीक है। ये पूरी जो लाइन बनी हुई है ना पीपीसी की लाइन कर्व है, इस कर्व में किसी भी पॉइंट में होते तो हम मान सकते थे कि हाँ वो पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं ये सवाल उठता है, तो इसका सीधा सा कारण है आप रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, है ना। पूरी तरीके से यूटिलाइज करते हो तो पक्का यहाँ पहुँच जाते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज तो हैं, टेक्नोलॉजी तो आपने लगाई एक, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आपने पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि पूरी तरीके से यूटिलाइज करते तो आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं ना, है ना। यहाँ तक ये सेट हमने कैसे बनाया, इन तीनों को मान करके बनाया। रिसोर्सेज तो चलो दिए हुए हैं, टेक्नोलॉजी भी हम चलो एक ही लगा रहे हैं, लेकिन आपने हो सकता है ये वाली चीज़ नहीं की होगी, ठीक है। ये दोनों तो चलिए ये तो हो ही जाता है, ये वाली चीज़ आपने नहीं की होगी, है ना। तब हमको लगता है आपने अंडर यूटिलाइजेशन किया है, फुल यूटिलाइजेशन नहीं किया है। तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पीपीसी का जो कर्व है उसी में फॉल कर रहा है, इसका मतलब इसका मतलब आप जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, अंडर यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, फुल पूरा सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो और सबको अच्छे से इफ़िशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। चलिए, अब मान लीजिए इस पॉइंट के बाहर, अब इस पीपीसी के बाहर किसी पॉइंट पे प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो कर्व है ये कर्व ही आपका पोटेंशियल बता रहा है। अब पोटेंशियल का मतलब इस लेवल के आगे आप नहीं जा सकते, इस लेवल से नीचे या इस लेवल पे आप प्रोडक्शन कर सकते हो, लेकिन इस लेवल के ऊपर के आगे बाहर आप नहीं निकल सकते हो, क्योंकि यही आपका पोटेंशियल है। पोटेंशियल से बाहर आप कैसे काम करोगे, उसके लिए यहाँ कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, लेकिन आप यहाँ चेंज नहीं ला सकते, आपने अभी अज्यूम किया है, राइट। चलिए, तो अब बाहर आप इसके बाहर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके पोटेंशियल में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। पोटेंशियल से बाहर है, वो पोटेंशियल से बाहर है ना। अब पोटेंशियल से बाहर क्यों है, सीधी सी बात है, आपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल किया होगा, टेक्नोलॉजी भी पूरी लगाई होगी, लेकिन रिसोर्सेज कम है आपके पास। रिसोर्सेज ज़्यादा होते तो हो सकता है आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते और यहाँ तक पहुँच जाते, ठीक है। लेकिन चूंकि हम देखते हैं रिसोर्सेज कम है ना, सामान कम है, तो सामान कम है तो आप बनाएंगे भी कम। सामान ज़्यादा होता तो खींच देते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल ही बढ़ जाता हमारा, है ना। सामान बढ़ जाता तो पोटेंशियल भी बढ़ जाता, ठीक है। अब 200 ग्राम कुछ है आपके पास तो आप उससे 200 ग्राम के लायक ही चीज़ बनाओगे, 200 का 300 हो गया तो आप और थोड़ा बना दोगे, है ना, राइट। वही सेम चीज़ यहाँ पर है, 200 तक का आप बना ही सकते हो और 300 की सोच रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 300 तक है ही नहीं, है 200 तक, लिमिटेड है, राइट। चलिए, आई होप आपको ये सब पॉइंट्स समझ में आ गए हैं, अंदर की बाहर की चीज़ें समझ में आ गई है, पॉइंट की चीज़ें समझ में आ गई है ना। अब एक और चीज़ समझाते हैं आपको, एक नहीं, कितने चीज़ समझानी है, एक या दो, एक वो तो समझाना ही है, और हाँ, दो चीज़ें समझानी है। चलिए, आ जाइए भाई साहब, कितनी बार सिलेबस देखेंगे हम। चलिए, कॉपी मारने का कुछ है क्या, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट लुकिंग एट इट इफ वी कैन कॉपी थिंग्स आउट, ठीक है। सिलेक्ट, क्या हो गया ये, एक सेकेंड,
मैंने सोचा उसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आपको ये तो समझ आ गया ना, आई एम श्योर अबाउट दैट। चलिए आई होप आपको ये चीज़ थोड़ा समझ में आ गई, ठीक है। चलिए कोई नहीं, एक और बना लेंगे। हाँ चलिए, तो आपने देखा पीपीसी कर्व कुछ ऐसे जाती है ना, ये आपकी वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। यहाँ पर हमने लिए थे एप्पल्स, राइट, क्योंकि ये इनकी संख्या बढ़ रही थी, और किसी की संख्या घटेगी या उसे लॉस हो रहा होगा तो आप देखेंगे, उसे आप यहाँ दिखाएंगे, ठीक है, ऑरेंजेस में दिखाएंगे। ऐसे जा रहा था, हमने पॉइंट्स लिए थे यहाँ पे ए बी सी डी ई और यहाँ पे एफ, है ना। चलिए अब ठीक है, वापस वहाँ चलते हैं और थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं। आई होप आपको पीपीसी में फिर से पूछ रहा हूँ, आपको क्लियर हो गया है। नहीं क्लियर हुआ है तो आप फिर से देखिए, ठीक है, और इसको क्लियर किए बिना आगे मत बढ़ना प्लीज़। चलिए ठीक है, ग्राफ देख लिया, वापस इधर आइए, ठीक है। हाँ, अब ये जो टेबल होता है ना, टेबल देखिए, इसको तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसको कहते हैं, है ना, और इस टेबल को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पीपी शेड्यूल, ठीक है। टेबल जब भी आएगा तो उसको शेड्यूल बोलेंगे, और जब भी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा तो उसको कर्व बोल देंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, ग्राफ में आ गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, राइट। चलिए शेड्यूल देखिए, देखिए यहाँ से हमने एक एप्पल कम किया, ठीक है, 11 से 10 किया, एक एप्पल बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक एप्पल बढ़ाया, देखिए पहले एक एप्पल बढ़ाने के लिए एक ऑरेंज का नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमने जब एक एप्पल और बढ़ाया तो यहाँ 2 ऑरेंज का नुकसान हुआ। एक एप्पल और बढ़ाया, 3 ऑरेंज का नुकसान हो गया। एक एप्पल और बढ़ाया, 4 ऑरेंज का नुकसान हो गया, ठीक है। एक एप्पल और बढ़ाया, प्रोडक्शन खत्म, ठीक है। यहाँ तक आप मोस्टली चीज़ों को देख करके चलिए, लास्ट वाला मत देखिए। एक एप्पल और बढ़ाया, प्रोडक्शन खत्म, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब इस पे आप ध्यान देंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक +1 किया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ -1 हुआ। यहाँ से यहाँ भी +1 किया, लेकिन यहाँ पे -2 हो गया। ये क्या हो रहा है, एक कम हुआ है तो फिर से एक ही कम होना चाहिए ना, 2 क्यों कम हुआ वहाँ पे। जब यहाँ पर एक कम करने से एक कम हुआ तो यहाँ भी एक बढ़ाने से, यहाँ एक बढ़ाने से एक कम हुआ तो यहाँ भी एक बढ़ाने से एक ही कम होना चाहिए, 2 क्यों हो रहा है। वैसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आपके रिसोर्सेज हैं, मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा लिख दूँ उसके बाद समझाऊँ आपको, क्या नहीं, लेकिन आप समझ जाइए। जो रिसोर्सेज हैं वो दोनों गुड्स को बनाने में इक्वली एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। देखिए रिसोर्स जो आपको मिला है, अब देखिए जहाँ तक मेरी बात है तो मैं एज ए ह्यूमन बहुत सारे काम कर सकता हूँ, मैं आपको पढ़ा भी सकता हूँ, मैं भी एक रिसोर्स हूँ, ह्यूमन रिसोर्स फॉर श्योर। मैं आपको पढ़ा भी सकता हूँ, खुद भी पढ़ सकता हूँ, स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग सब कर सकता हूँ, इंसान हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मुझे 2 काम दिए गए, ठीक है, या पढ़ा लो या डांस कर लो, ठीक है। तो क्या मैं दोनों काम को इक्वली एफिशिएंसी के साथ कर सकता हूँ? क्या मैं जितने अच्छे से पढ़ा सकता हूँ उतने अच्छे से डांस कर सकता हूँ? नहीं, है ना। यानी कि मैं अपनी एनर्जी जितने अच्छे से चैनलाइज कर सकता हूँ टीचिंग में, उतने अच्छे से डांस में नहीं कर पाऊँगा, है ना। वैसे ही जो रिसोर्स होगा वो जितने अच्छे से हो सकता है एप्पल बनाए, उतने अच्छे से ऑरेंज ना बना पाए, ठीक है, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि जितने अच्छे से ऑरेंज बनाए उतने अच्छे से एप्पल ना बनाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने देखा कि जब
एक एप्पल ज़्यादा बनाया जा रहा था, ठीक है, तो हम देख रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा, पहले -1 फिर -2 फिर -3 ऐसे होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज सैक्रिफाइस हो जा रहे थे, क्योंकि जो रिसोर्स है इस केस में हमने जो शेड्यूल बनाया उसके केस में, ठीक है, जितने अच्छे से ऑरेंज को बना सकता था, ठीक है, ज़्यादा इफ़िशिएंसी, उतने अच्छे से हम देखते हैं एप्पल नहीं बना सकता था, ठीक है। ऑरेंज ठीक है अच्छे से बना दिया, लेकिन अब एप्पल नहीं बनाना है, ठीक है, तो एप्पल नहीं बनाना है तो ऑफकोर्स उसमें थोड़ा सा और इनपुट डालना पड़ेगा और थोड़ा उसमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी एप्पल को बनाने में, क्योंकि रिसोर्स उतना एफिशिएंट नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं ऑरेंजेस को सैक्रिफाइस किया जा रहा था एक एप्पल बनाने के लिए। पहले ठीक है एक एप्पल लगा, सॉरी एक ऑरेंज लगा एक एप्पल बनाने में, ठीक है, एक ऑरेंज को सैक्रिफाइस किया हमने। फिर हम देखते हैं 2 एप्पल लग गए, नहीं 2 ऑरेंजेस लग गए। फिर हम देखते हैं 3 ऑरेंजेस लग गए एक एप्पल बनाने में। ऐसा क्यों? क्योंकि रिसोर्स जितने अच्छे से ऑरेंज को बना पा रहा है उतने अच्छे से एप्पल को नहीं बना पा रहा, तो हमें एक एप्पल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंजेस सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं। समझ रहे हो आप? इस चीज़ को दिमाग में सोचो, इसे फील करो, ठीक है, सोचो फील करो, दिमाग में वो माइंडसेट बनाओ कि कैसे ये चल रहा है, तब समझ में आएगा, राइट। हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, जिससे भी हो, फील करके चलो, ठीक है। कोर को पकड़ो, व्हाट है, शब्दों को पकड़ो, शब्द को देखो, शब्दों के बीच में भी डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ये कम एफिशिएंट है इसको बनाने में, ऑरेंज बनाने में जितना है एप्पल में उतना नहीं है, तो हम देखते हैं ज़्यादा सेक्रीफाइस, ठीक है। अब मुझे कोई बोले कि आप डांस करो, है ना, डांस करो, ठीक है, 1 घंटे डांस करो, ठीक है, तो डांस उतने अच्छे से आती नहीं है, ठीक है, तो एक अच्छा खासा डांस निकालने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा टाइम, ठीक है, देना पड़ेगा। अब मतलब ज़्यादा टाइम मतलब 1 घंटे डांस करना है ऑफकोर्स, ठीक है, लेकिन देखते हैं मुझे इनपुट ज़्यादा डालने होंगे उस डांस में, राइट, साइड में प्रैक्टिस भी करनी होगी, ठीक है, अलग से तैयारी, लाइक दैट। सो मतलब मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा इनपुट देने के लिए मुझे टीचिंग से टाइम निकालना पड़ेगा, टीचिंग के कुछ समय सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि टीचिंग मैं अच्छे से कर सकता हूँ, आई नो, लेकिन डांसिंग अच्छे से नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी। अब स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी तो टीचिंग से सैक्रिफाइस करके थोड़ा डांसिंग के लिए लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि वो 1 घंटे डांसिंग का बढ़िया से निकल जाए, अच्छे से निकल जाए, ठीक है। तो आप उस हिसाब से थोड़ा समझो चीज़ों को, है ना। तो जब ज़्यादा एफिशिएंट से कम एफिशिएंट पे जाते हैं तो हमें देखते हैं ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है चीज़ों को, राइट, दैट्स द थिंग, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई, है ना। चलिए, डाउट हो प्लीज़ उसको कमेंट्स में लिखना आप, ठीक है, समझ आ गया आपको ये। चलिए, अरे हम यहाँ कैसे आ गए, वो तो यहाँ आने वाले थे, कोई नहीं, उसमें आपको कुछ दूसरी चीज़, वैसे इसी से रिलेटेड है, ठीक है, अच्छा हेडिंग अच्छी है, चलिए, ठीक है। अब हम जो है रेशियो निकालते हैं, ठीक है, कि एक एप्पल को बनाने के लिए, एक एप्पल यानी कि डेल्टा एक्स, एक एक्स्ट्रा एप्पल बनाने के लिए, डेल्टा एक्स हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप देखो यहाँ पे हमने इसको एक्स एक्सिस पे लिया एप्पल्स को, है ना। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एक्स, एक्स में कितना चेंज आया है, तो एक्स में आप देख रहे हो बार बार 1 का ही चेंज आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी 1 का चेंज नहीं रहता है, 2 या 3 का चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं 1 का ही चेंज आता है, मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स में हम ऐसा देखते हैं कि 1 का ही चेंज होता है, ठीक है, बुक्स वाले एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे तो, वैसे 2 और 3 का भी होता है, तो वो हम देखेंगे, है ना। चलिए, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई, यानी कि y में कितना चेंज आया, y में आप देख रहे हो कि पहले 1 का चेंज आया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, है ना, फिर 0 हो गया। अब ये जो रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो कि x में चेंज लाने के लिए, यानी कि x की क्वांटिटी, x में हमेशा इंक्रीज करने वाली क्वांटिटी हम डालते हैं, है ना, x में हमेशा हम वही क्वांटिटी डालते हैं जो इंक्रीज हो रही हो। यहाँ देखिए y में हम हमेशा वो क्वांटिटी डालते हैं जिसकी संख्या घट रही हो, 11, 10, 8, 5। x में हम हमेशा वही क्वांटिटी डालते हैं जिसकी संख्या बढ़ रही हो, है ना।
तो x की संख्या बढ़ाने के लिए आपको y की कितनी संख्या घटानी पड़ी उसका रेशियो हम यहाँ निकालते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, चेंज इन y बाय चेंज इन x, है ना। x की संख्या बढ़ाने के लिए y की कितनी संख्या घटाई गई, x को प्रोड्यूस करने के लिए y के कितने यूनिट्स हमने सैक्रिफाइस कर दिए। इस डिफरेंस, इस रेशियो को हम कहते हैं एमओसी। एमओसी दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। है ना, मतलब कि x को बढ़ाने के लिए हमने कितने y को सैक्रिफाइस किया। जैसे कि यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे +1 हुआ, ठीक है, एक एप्पल बढ़ा और एक एप्पल को बढ़ाने के लिए हमें एक ऑरेंज घटाना पड़ा, ठीक है। तो चेंज इन x क्या है, चेंज इन x देखिए 0 से 1 हो गया, ठीक है। तो न्यू माइनस प्रीवियस, आपको पता है पहले नीचे वाले को लेंगे फिर ऊपर वाली वैल्यू डालेंगे, ठीक है। न्यू माइनस एक्स, फिर देखिए वो 11 से 10 हो गया, है ना। चलिए 11 से हम देखते हैं 10 हो गया। अब होता क्या है, एमओसी में हम यूजुअली देखते हैं एक माइनस साइन पहले से रहती है ना। माइनस साइन इसलिए क्योंकि हम देखते हैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को डिक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। तो एक नेगेटिव रिलेशन हम देखते हैं हमेशा रहता है जब हम एमओसी निकालते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, वैसे आप इसको नहीं भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप न्यू माइनस प्रीवियस करके देखो यहाँ पे, ठीक है, तो 10 माइनस 11 1 माइनस 0, देखिए -1/1 माइनस ऐसे ही आ जा रहा है, ठीक है, ठीक है। और वो माइनस साइन हम डाल देते हैं ताकि हम इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू 1 दे सके, है ना। माइनस साइन हम डाल देते हैं ऐसे, माइनस माइनस करके वो प्लस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये तो हमें मालूम ही है कि एक को बढ़ाने के लिए दूसरा घटाना होगा, तो नेगेटिव रिलेशन तो है ही, तो माइनस का हम देखते हैं पहले से डाल दिया जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ ओके। बहुत सारे बुक में नहीं भी लिखते हैं, बहुत सारे बुक में सिर्फ इतना डालते हैं, लेकिन आप इसको भी लेकर के चलिए, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए उसका भी, ठीक है। तो रेशियो हमारा कितना है, -1/1 यानी कि 1, या 1/1 भी आप लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, 1/1 का मतलब हुआ कि एक एप्पल बढ़ाने के लिए, एक एक्स की एक यूनिट बढ़ाने के लिए आपको वाई की एक यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ा, यानी कि एक ऑरेंज को सैक्रिफाइस करना पड़ा, है ना। लिख लीजिए ज़रा, दिस मीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग an extra unit of x that is your apple, we sacrificed one unit of y that is orange, ठीक है। अब माय गॉड, चलिए तो डे 1 में हम देखते हैं, डे 1 के केस में अगर हम एमओसी का पूरा चार्ट बनाए तो डे 1, डे 2, 3, 4, 5, 6, है ना, इसका हम पूरा चार्ट बनाए, ठीक है। तो डे 1 की एमओसी आप निकाल नहीं सकते क्योंकि डे 1 से पहले कोई प्रोडक्शन हुआ नहीं था, ठीक है। अब उससे पहले कोई प्रोडक्शन हुआ नहीं था तो आप चेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप उसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर एमओसी 1 आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा डे 3 की एमओसी निकालते हैं। देखिए 1 से 2 हो गया, 1 से 2 यानी कि आपका डे 3 पे आपका जो डेल्टा एक्स है वो भी 1 हो जाएगा, है ना। और हम देखते हैं कि 10 से अब 8 हो गया है, ठीक है।
10-8, तो हम देखते हैं रेशियो आता है 2:1। यानी कि अब एक एप्पल को पाने के लिए, एक एक्स्ट्रा एप्पल प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2 ऑरेंजेस को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, राइट? इसका मतलब ये हुआ। तो हम देखते हैं डे 3 का एमओसी हो जाता है 2। डे 4 का देखिए, एक एप्पल बढ़ा, ठीक है, और यहाँ पे 8-5 आपको 3 सैक्रिफाइस करने पड़े, है ना? डे 4 8-5, ठीक है, और आई थिंक वो था 4-3 3-2, ठीक है, 3-2, दैट इज योर 3:1, ठीक। यानी कि एक एक्स्ट्रा एप्पल पाने के लिए आपको 3 ऑरेंजेस सैक्रिफाइस करने पड़े। तो डे 4 का आपका रेशियो होगा, रेशियो में लिखिए सर 2:1, क्योंकि एमओसी हमेशा 3:1 2:1 ऐसे नहीं आएगा। एमओसी कभी कभी 3/2 भी आ जाता है ना, 4/3 भी आ जाता है, ठीक है। हाँ, और हम लोग थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं ताकि आपको समझ आए। डे 5 का देखिए, डे 5 में फिर से प्लस हो रहा है और ये 4 हो जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4:1, ठीक है। डे 6 का हम नहीं निकालेंगे, डे 6 का इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि आप देखो यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ी और 1 यूनिट कम हो गई, ठीक है। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली सही नहीं है कि मतलब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि एमओसी बढ़ती जा रही है लगातार, ठीक है, बढ़ती, पहले 1/1 2/1 3/1 4/1, और फिर हम देखते हैं वापस यहाँ पे 1/1 हो जा रहा है इस शेड्यूल के हिसाब से। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली सही नहीं है, ये बस ऑरेंज को मुझे 0 पे लाना था इसलिए मैंने ऐसा किया, है ना। हाउएवर ये कॉन्सेप्चुअल सही नहीं है, तो इसका भी हम नहीं निकालेंगे, है ना। आपको सिर्फ इन चारों से मतलब है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एमओसी जो है, एमओसी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा ये +1 से इंक्रीज नहीं करेगा, जैसे 1/1 है, 2/1 3/1 4/1। इस एग्जाम्पल में आ गया 1/1 2/1 3/1 4/1, लेकिन हमेशा वो +1 से इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, समझ गया आप? +1 से हमेशा इंक्रीज नहीं होता है, वो तो हमने सिंपल एग्जाम्पल लिया इसलिए हो गया, है ना। एमओसी हम देखते हैं बस इंक्रीज करता जाता है, आपको ये समझना है, ठीक है। उसका कोई भी रेट प्रोपोर्शन अभी आपको उसमें ध्यान नहीं देना है, राइट। तो एमओसी इंक्रीज करता है बस, ठीक है। और एमओसी की इंक्रीज करने के वजह से ही हम देखते हैं कि पीपीसी का ऐसा शेप है, राइट। इसको क्या कहते हैं? कॉनकेव शेप कहते हैं, ठीक है। तो एक और पॉइंट हम यहाँ लिख सकते थे, लेकिन जगह तो नहीं है, यहाँ लिखिए पीपीसी हैज़ कॉनकेव शेप, बिकॉज ऑफ, आप बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, ठीक है, किसके वजह से क्या हो रहा है। अब चूंकि एमओसी इंक्रीज कर रही है, रेशियो इंक्रीज कर रहे हैं, तो पॉइंट्स इस तरीके से बन रहे हैं, और पॉइंट्स इस तरीके से बन रहे हैं तो उन्हें ज्वाइन करने पे हमें कॉनकेव शेप मिल रहा है ना। चलिए, बिकॉज एमओसी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एमओसी इंक्रीज कर रहा है तो उसके वजह से हम देखते हैं उस हिसाब से पॉइंट्स बन रहे हैं और उस हिसाब से उसका शेप भी जा रहा है, ठीक है, रटिएगा कभी मत। हम देखते हैं एमओसी इंक्रीज करता है तो उसके वजह से पॉइंट्स ऐसे बन जाते हैं और उसी हिसाब से कर्व बनता है, ठीक है। चलिए, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि हम देखते हैं एमओसी बार, हम देखते हैं कि एक यूनिट को, ओ माय गॉड, थोड़ा सा ये सिस्टम इज, हाँ, हमने देखा था कि एक यूनिट को पाने के लिए हमें ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है ना। चलिए, क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट्स को, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया, आई होप इट्स क्लियर, है ना। चलिए, एमओसी इसलिए बढ़ता है क्योंकि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है ना, वो हमने यहाँ सीखा। और एमओसी के बढ़ने की वजह से हमने देखा कि कॉनकेव शेप हो जाता है, ठीक है। पे अटेंशन टू द वर्ड्स एंड यू नो एवरीथिंग, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, दैट इज़ द मेन थिंग, राइट। चलिए, पीपीसी से जुड़ी एक और चीज़ बतानी है,
चलिए पीपीसी से जुड़ी एक और चीज़ बताती हूँ। देखिए हमने 3 अजम्पशंस लिए थे, ठीक है। पहला, रिसोर्सेज गिवन है। दूसरा, फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। तीसरा, हमने देखा टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, है ना। राइट। अब एक चीज़ देखो ज़रा, ये हो गया एक पीपीसी, ठीक है। पीपीसी मान लीजिए गुड एक्स है, मान लीजिए गुड वाई है, ठीक है, और ये ओरिजिन है आपका, ठीक है। अब इन अजम्पशंस को मान करके हमने ये पीपीसी बनाया जो पोटेंशियल, जो आपका पोटेंशियल आउटपुट बता रहा है, ठीक है। इसके बाहर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। अब इन अजम्पशंस में थोड़ा मॉडिफिकेशंस लाते हैं। रिसोर्सेज गिवन है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड अमाउंट है। मान लीजिए हमने रिसोर्सेज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, ठीक है। जो स्पेसिफाइड अमाउंट था उस अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, है ना। अमाउंट को जब बढ़ाया हमने, इंक्रीज किया, तो क्या होगा, अब जब रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा हो गए हैं आपके पास, ठीक है, थोड़े ज़्यादा हो गए, तो जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आप उसको भी फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे, ठीक है। उस पर भी वो वाली टेक्नोलॉजी लगाओगे जो पहले लगा रहे थे। तो चूंकि आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा, आप प्रोड्यूस ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है। तो प्रोड्यूस चूंकि आप ज़्यादा कर पाओगे तो आपका पीपीसी थोड़ा सा हम देखते हैं बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ चल जाता है, राइट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। हम देखते हैं इंक्रीज इन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से, ठीक है। चलिए, रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से पहले पोटेंशियल ये था, अब पोटेंशियल ये हो गया है, ठीक है। पहले पोटेंशियल ए बी था, अब पोटेंशियल ए डैश बी डैश हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक आप प्रोडक्शन कर सकते हो, ये आपकी नई पोटेंशियल है रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, हम रिसोर्सेज को डिक्रीज भी कर देते हैं, है ना, ठीक है। अब रिसोर्सेज को डिक्रीज भी कर देते हैं। अब गुड एक्स है, ये गुड वाई है, हाँ ठीक है, गुड एक्स है, गुड वाई, ओके। चलिए, अब हो गया ये ज़ीरो, ठीक है। ये है आपका पीपीसी, ठीक है, ए बी पोटेंशियल। अब रिसोर्सेस कम हो गए, रिसोर्सेस कम हो गए तो कुछ रिसोर्सेस कट गए आपके, पहले जितने थे उसमें से कुछ कट गए, कम हो गए। अब जो बचे हुए रिसोर्सेज है उसको भी आप फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे, उसमें भी वही टेक्नोलॉजी लगाओगे। लेकिन चूंकि आप रिसोर्सेज कम है तो आप प्रोडक्शन, आप जिस पोटेंशियल पे आप प्रोडक्शन कर सकते थे उस पोटेंशियल पे आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपका हम देखते हैं पीपीसी अब कम हो जाता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाता है उसमें, लेफ्टवर्ड ऐसे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं ये है आपका नया पोटेंशियल, है ना, ए बी से ए डैश बी डैश, ये है आपका नया पोटेंशियल जिस पे आप प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। पहले ये था, अब कम हो गया पोटेंशियल, है ना, क्योंकि रिसोर्सेज ही अब कम है। रिसोर्सेज कम है तो आपकी जो प्रोडक्शन करने की सीमा होगी वो भी कम हो जाएगी, है ना, ठीक है। चलिए, अब देखिए, रिसोर्सेज जितने भी हों, टेक्नोलॉजी कैसी भी हो, फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन तो आप हमेशा करेंगे, ठीक है। अगर आपने फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया तो आप पीपीसी के अंदर फंस जाते हैं। मतलब पीपीसी के अंदर आप पोटेंशियल पे अपने काम नहीं कर रहे होते हैं, पोटेंशियल के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। पोटेंशियल में काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, पोटेंशियल से कम काम कर रहे होते हैं, ये तो हमने पहले देखा है। रिसोर्सेज को चेंज करने से क्या होता है वो हमने देख लिया। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, इसको भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी में भी चेंज लाते हैं। अब मान लीजिए इन्हेंसमेंट हो गया टेक्नोलॉजी में, ठीक है, टेक्नोलॉजी और बढ़िया हो गई, इन्हेंसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी।
तो सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ठीक है, टेक्नोलॉजी इन्हांस हो गई है, तो आप इतने ही रिसोर्स में अब ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, है ना। टेक्नोलॉजी कम हो गई, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, तो इतने ही रिसोर्सेज में अब आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। आपकी प्रोडक्शन करने की जो सीमा है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो मान लीजिए ये है ए बी, ठीक है, ये है 0, ये है x, ये है y, y, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्शन करने की सीमा जो है वो बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी। पीपीसी आपकी बढ़ जाएगी। पहले आपका पोटेंशियल ये था, अब आपका पोटेंशियल ए डैश बी डैश होगा, है ना। चलिए, इन्हांसमेंट मैंने लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा चलिए आप लोग के लिए सही कर देता हूँ इसको। एनहांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, चलिए मान लीजिए डिसरप्शन इन टेक्नोलॉजी, खराब हो गई टेक्नोलॉजी, है ना। है ना, डिसरप्शन हो गई टेक्नोलॉजी में। तो अब इससे क्या होगा, ए बी, ठीक है, 0 x y, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या कि टेक्नोलॉजी में खराबी आने की वजह से उतने ही रिसोर्सेज में आप कम प्रोडक्शन कर पाओगे, ठीक है। तो आपके प्रोडक्शन करने की सीमा हम देखते हैं कम हो जाएगी। तो योर ए डैश बी डैश विल बी योर न्यू पीपीसी, ठीक है। पहले आपका पोटेंशियल ये था, अब आपका पोटेंशियल ये है, ठीक है, समझ गए। कभी कभी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी बढ़िया हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक गुड के लिए होती है ना, सिर्फ एक गुड के लिए, जैसे ए के लिए enhancement in technology, लेट मी सी आपको सब सही से दिख रहा है या नहीं। ओके देन, ओके ओके ओके, टेक्नोलॉजी फॉर ए, ठीक है, ए के लिए, सिर्फ ए नहीं, मतलब हम देखते हैं कि आपका आपका गुड एक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर था आपका गुड एक्स, ठीक है, एक्स वाई 0 गुड वाई, है ना। तो मान लीजिए आपका पीपीसी है, ठीक है, ए बी। अब इन्हांसमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर गुड एक्स, सिर्फ गुड एक्स के लिए, ठीक है। तो आप गुड एक्स को ज़्यादा बना पाओगे आप गिवन रिसोर्सेज से, तो ऐसे शिफ्ट होती है फिर पीपीसी, ठीक है। गुड एक्स आप ज़्यादा बना पाओगे, लेकिन गुड वाई तो उतना ही बना पाओगे, क्योंकि उसके टेक्नोलॉजी में कोई फ़र्क नहीं आया, फ़र्क आया एक्स के टेक्नोलॉजी में, अच्छी हुई उसकी टेक्नोलॉजी। तो आप एक्स ज़्यादा बना पाओ, एक्स बनाने का पोटेंशियल आपका बढ़ गया है, ठीक है। एक्स वाई में इतने ही वाई पे, पहले आप इतने वाई पे इतना एक्स बना रहे थे, अब आप इतने ही वाई पे इतना एक्स बना पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक एक्स बना पाएंगे, इतना तक बना रहे थे पहले, अब यहाँ तक बना पाएंगे उतने ही वाई के साथ, है ना। ये आपका पोटेंशियल बदला है एक्स बनाने का, ठीक है। सेम गोज विथ आपका वाई ऑल्सो, एनहांसमेंट हम देखते हैं इन टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा हैंड राइटिंग सही करनी होगी, हाँ, फॉर वाई, ठीक है। तो ऐसे में आप देखो, ये है आपकी ए बी, है ना, यहाँ है गुड एक्स, फिर हम देखते हैं यहाँ है गुड वाई, चलिए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब x का बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स आप इतने ही x पे और ज़्यादा y बना पाओगे, है ना। तो यहाँ तक ये b आपका b ही रहेगा, यहाँ एक a डैश लग जाएगा, ज़्यादा y बना पाओगे आप, उतने ही x में ज़्यादा y बना पाओगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब y को बनाने में टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, तब हम देखते हैं ऐसे होता है, ठीक है ना। चलिए, अब ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए मान लीजिए आपने टेक्नोलॉजी बदली, ठीक है। तो हो सकता है वो टेक्नोलॉजी एक्स ज़्यादा अच्छे से बनाती हो, वाई उतने ही, वाई पहले जैसे बनता था वैसे ही बनाती हो, है ना।
तो ये पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें, है ना। चलिए, हाँ, कोई दूसरी टेक्नोलॉजी ली आपने, वो वाई को वैसे ही बनाती हो, एक्स को ज़्यादा अच्छे से बना रही हो, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ हो सकती है। एक्स की टेक्नोलॉजी में आपने इन्हांसमेंट कर, जब मान लीजिए टेक्नोलॉजी पहले आप कुछ और यूज़ कर रहे थे, अब आप कुछ और यूज़ कर रहे हो, ठीक है, चेंज कर दिया। उस टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं यहाँ के केस में वाई पहले जिस टेक्नोलॉजी में जैसे बनता था, इस टेक्नोलॉजी में भी वैसे ही बन रहा है, लेकिन एक्स हम देख रहे हैं ज़्यादा अच्छे से बना दे रहा है, तो ये सिचुएशन हो सकती है। उसका वाइस वर्सा ये हो सकता है ना। चलिए, हाँ, ठीक है, तो आई होप आप लोग ये सब समझ गए हैं कि रिसोर्सेज चेंज करने और टेक्नोलॉजी चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है ना। चलिए, थोड़ा सा हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में फिर जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझाएंगे, और उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे, उसमें आपके लिए सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, ठीक है, और कुछ और एक्स्ट्रा कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे पास होंगे तो हम उन क्वेश्चंस के थ्रू ही उसे समझेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ज़रा आइए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए, मान लीजिए मेरे पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है, 4 ऑप्शंस है, 1 2 3 4, ठीक है। मैं अपना खुद का बिज़नेस खड़ा कर लूँ, अगर मैं खुद का बिज़नेस खड़ा कर लूँ तो नहीं, छोड़ दीजिए, बिज़नेस को रहने दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। भाई इरेज़र तो चुना नहीं है मैंने, हाँ, चल, मान लीजिए मुझे कहीं बोला गया कि आप, चलो टीचिंग की बात करते हैं, ठीक है, मान लो मुझे बोला गया कि आप SG स्मार्ट में पढ़ाओ, ठीक है, SG स्मार्ट में पढ़ाने के लिए आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, मिलते नहीं है वैसे, लेकिन चलिए मिलेंगे, है ना। लेट्स कीप इट SG स्मार्ट में पढ़ाने के लिए आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। मान लीजिए फिर मुझे किसी और प्लेटफॉर्म ने बुलाया, प्लेटफॉर्म 1, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म 1 ने बोला कि हम 50,000 रुपये देंगे, ठीक है, या मान लो तुम्हें बुलाया, तुम्हें SG स्मार्ट ने बोला 10,000 रुपये देंगे, प्लेटफॉर्म ने बोला 50,000 रुपये बोलेंगे, प्लेटफॉर्म 2 ने बोला कि भाई तुम्हें 80,000 रुपये देंगे, ठीक है। तुम्हें किसी स्कूल से ऑफ़र आ गया, स्कूल ने बोला 60,000 देंगे, राइट, पर महीने हम आपको इतने पैसे देंगे। अब आपसे अगर पूछा जाए, एक रैशनल इंसान से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि इन चारों में से कोई एक चुनो, तो आप कहाँ चुनोगे? मोस्टली आप यहाँ जाना चाहोगे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 में, क्योंकि वो 80,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। आपकी चॉइस ये होगी, राइट, चॉइस। यहाँ हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी चॉइस ये होगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये वाली चॉइस आपको नहीं दी जाती, तो आप किसको चुनते फिर? मान लीजिए ये वाली तीसरी वाली चॉइस ये होती ही नहीं, ठीक है, नहीं बेटा कोई बात नहीं, मान लीजिए ये तीसरी वाली चॉइस होती ही नहीं, तो फिर आप किसको चुनते? तो फिर आप स्कूल को चुनते, राइट, तो फिर आप स्कूल को चुनते फॉर श्योर, क्योंकि प्लेटफॉर्म 2 के बाद सबसे ज़्यादा कोई सैलरी दे रहा है तो वो स्कूल दे रहा है ना। चलिए, इसका मतलब प्लेटफॉर्म 2 के बाद, ठीक है, जो 80,000 दे रहा है उसके बाद जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इसके बाद सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव वो स्कूल है, और इसी सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी को थोड़ा शब्दों को ध्यान से देखिएगा, वैल्यू ऑफ द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव in the problem of choice, भाई बोर्ड ना गिर जाए, इन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। जब आपको चूज करना होता है, ठीक है, तो आप ऑफ कोर्स सबसे बेस्ट वाले को चूज करोगे, लेकिन उसके बाद जो सेकंड बेस्ट है, उस सेकंड बेस्ट की वैल्यू 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 यानी ये 60,000 रुपये, ये होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। जैसे कि 80,000 रुपये ये बेस्ट है, तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो 60,000 रुपये होगी। क्यों? क्योंकि आप के पास जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो 60,000 वाला है, ठीक है, और इसको छोड़ करके आप सबसे बेस्ट वाले में आ रहे हो।
सेकंड वाले को छोड़ करके आप बेस्ट वाले में आ रहे हो, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट कहता है। तो अगर मुझे इसके बारे में कुछ लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिल्कुल समझ करके चलना है इसको, है ना, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग प्लेटफॉर्म 2 इज ₹60,000, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसकी आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। मान लो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप प्लेटफॉर्म 1 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ, ठीक है, प्लेटफॉर्म 1 की अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वो सबसे बेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, प्लेटफॉर्म 1 की प्लेटफॉर्म 1 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि प्लेटफॉर्म 1 के बाद सेकंड बेस्ट कौन सा है। तो हम देखते हैं प्लेटफॉर्म 1 के बाद जिसकी वैल्यू 50,000 है, उसके बाद जो सेकंड बेस्ट है वो है SG स्मार्ट 10,000। तो आप बोलोगे द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म 1 इज 10,000, ठीक है, इसकी वैल्यू डाल दोगे, ये नहीं लिखने की ज़रूरत है, इसकी वैल्यू डाल दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप स्कूल ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ, तो स्कूल के बाद जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है आपको दिख रहा है प्लेटफॉर्म 1 है जो कि 50,000 रुपये दे रहा है, ठीक है। इसके बाद 60,000 से ऊपर नहीं देखना है, ठीक है, उससे नीचे देखना है, उसके नीचे में सेकंड कौन आ रहा है, ठीक है। तो स्कूल ज्वाइन करने का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है प्लेटफॉर्म 1 जिसकी वैल्यू 50। तो आप बोलोगे द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल इज 50,000, ठीक है। इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है उसके बाद सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये आ रहा है, ठीक है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, है ना। अगर मैं बोलूं कि SG स्मार्ट को ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ, तो वो आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि उसका कोई सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, ठीक है। सबसे कम सैलरी हम देखते हैं, सबसे कम वैल्यू इसी ऑल्टरनेटिव की है, हम देखते हैं इसकी कोई सेकंड बेस्ट। मान लीजिए मैं कुछ और लिख देता, ठीक है, मान लीजिए आपको कहाँ पे यूट्यूब पे काम करना है, यूट्यूबर्स गुस्सा मत हो जाना, यूट्यूब पे काम करना है उसके लिए आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, है ना, यूट्यूब पे काम करना है उसके लिए आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। तो मान लीजिए एक और ऑप्शन मैंने यहाँ डाल दिया, हाँ ठीक है, तब इसका एक सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव आ गया 10,000 से नीचे 5,000 वाला, है ना। तो आप बोलोगे कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग SG स्मार्ट इज़ 5,000, क्योंकि SG स्मार्ट के बाद जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव आ रहा है वो यूट्यूब की वैल्यू आ रही है, डैट इज़ 5,000, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, वेल डन वेल डन वेल डन, ठीक है। लेट्स सी अगर हमें कुछ और करना है, सिलेबस तो हम देख ही चुके हैं ऑफ कोर्स, है ना। एक मिनट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपको क्लियर है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल का सीधा मतलब हो गया बाय वन। बाय वन मतलब ये जो नीचे x है ना, नीचे x, चेंज इन x, ये चेंज इन x मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं 1 ही आता है, ठीक है। या मान लीजिए अगर 1 नहीं भी आता है ना तो हम इसको 1 का बना देते हैं, कैसे कि मान लीजिए 3:2 आया, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब कि डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू 3/2। अब डेल्टा x की वैल्यू तो यहाँ पर 2 आ गई, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको 1 बना दिया जाता है, कैसे, 3/2 है, ठीक है, 3/2 का 1.5 भी दिख सकता है और 1.5 को 1.5/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि x की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए आपको y की 1.5 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी। लेकिन ऐसा मोस्टली आता नहीं है, 1.5 1.6 ऐसा आता नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स आप 1.5 यूनिट कैसे सेक्रीफाइस करोगे, 1 यूनिट करोगे, 2 यूनिट करोगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि आधा ऑरेंज काट करके एक एप्पल निकाल रहे हैं, ऐसा मोस्टली नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली वैसे ऐसी कैलकुलेशंस हम देखते हैं आ जाती है, ठीक है, ऐसी आ जाती है। प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है ये, अगर बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो तो, ठीक है। लेकिन हाँ हम देखते हैं मोस्टली सिंपल कैलकुलेशन वाली चीज़ ऐसे भी आ सकती है, ठीक है। ऐसे आ रही है तो आप 1 के में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर 3/2 ही को करना है तो 2 यूनिट्स बढ़ाने के लिए x की 3 y की 3 यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर दिया गया। या ऐसे भी बोल दो कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा पाने के लिए 1.5 यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल।
चलिए, तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें इस हेडिंग में देखना था, हमने देख लिया। आई होप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, अगर आपको समझना है तो पीछे जाके फिर से देखना। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के हमने तीनों सवाल अच्छे से एड्रेस कर लिए हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमने देख लिया, सेंट्रली प्लान, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। सिंपल और कॉम्प्लेक्स वैसे पूछते नहीं है, लेकिन हमने देख लिया है, ठीक है। माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस जानना था, हमने जान लिया है। जितनी बेसिक चीज़ें जुड़ी हुई थी माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमने यहाँ पे समझ ली है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बेसिक समझ ली है। अगले लेक्चर में हम और डिटेल में जाएंगे, जहाँ हम कंज्यूमर बिहेवियर और भी बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे, है ना। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। इकोनॉमिक्स क्या है आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ अगर कुछ और आपको पढ़ाना बाकी है, बिकॉज यू नो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी समझनी है, तो थोड़ा उसके हिसाब से चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। वैसे कंटेंट मैं सारा एनसीईआरटी से ही उठा करके लाया हूँ, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी हमने अच्छी जगह से उठाया, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। हाउएवर एक बार चेक कर लेना, हमारी ड्यूटी है, राइट। चलिए, हाँ जी, तो एनसीईआरटी खोली है हमने यहाँ पे, ठीक है। हम देख रहे हैं सिंपल इकोनॉमी हमने कर ली है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी कर ली है। गुड सर्विसेज समझा दिए हैं आपको, इंडिविजुअल समझा दिया है, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स देख लिए हैं हमने, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी हमने कर लिया, सेंट्रली प्लान्ड कर लिया, मार्केट इकोनॉमी कर ली, है ना। मिक्स्ड भी कर लिया है फॉर श्योर। पॉजिटिव नॉर्मेटिव भी बता दिया है आपको, माइक्रो मैक्रो बता दिया है, ठीक है। चलिए, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, स्कार्सिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। हमने सब कवर कर लिया, सब कवर कर लिया, ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ आपको बताते हैं, बस एक छोटी सी चीज़ आपको मालूम ही होगी वैसे, है ना। चलो यहाँ बताते हैं आपको, सीधी सी बात है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मैंने आपको बताया था, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोग जब लीगल तरीके से इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, ठीक है, पैसे कमाने के लिए या कोई भी रिटर्न पाने के लिए, ठीक है, कोई भी रिटर्न जो आपको सेटिस्फैक्शन दे सके, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको काम के बदले में पैसे मिल रहे हो, कुछ और भी मिल रहा हो, लेकिन जो भी आपको मिल रहा हो वो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के काबिल होना चाहिए, है ना। अगर आप कोई काम कर रहे हो, लीगल काम कर रहे हो, और उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ मिल रही है जो आपकी वांट को सेटिस्फाई करने के काबिल है, मार्क माई वर्ड्स, वांट को सेटिस्फाई करने के लिए काबिल है, तो दैट एक्टिविटी कैन बी टेकन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन तरीके की होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो तीन तरीके की होती है। हम देखते हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब आपको सीधा मालूम है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना। हम देखते हैं कंजम्पशन, कंजम्पशन हम करते हैं चीज़ों का, ठीक है। चलिए, फिर तीसरा हम देखते हैं एक्सचेंज तो नहीं, इन्वेस्टमेंट, है ना। ये तीन तरीके की एक्टिविटीज़ हम देखते हैं इकोनॉमी के अंदर होती है ना। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब हो गया कि आप पैसों को लगा रहे हो कहीं पर, किसी बिजनेस में या किसी कैपिटल, किसी मशीन को खरीदने में या किसी भी चीज़ पर इन्वेस्ट कर रहे हो जिससे आपको बाद में प्रॉफिट मिले, मुनाफा मिले, है ना। बस दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। चलिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक और आप टर्म यूज़ कर सकते हो, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब हुआ कि बायर ने सेलर के साथ एक्सचेंज किया, ठीक है। एक और एक्सचेंज आप इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट पे ले सकते हो कि आपने पैसे दिए, पैसे लगाए और बाद में आपको रिटर्न मिला, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। आई होप ये आपको क्लियर है। हमने हर एक टॉपिक, बेसिक्स का हर एक टॉपिक, पीपीसी हमने कवर किया है बिल्कुल बड़े अच्छे से, ठीक है। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर फॉर यू, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको नोट्स प्रोवाइड करने की, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमने वो एप्पल बनाया था और फिर पूरा एमओसी हमने वहाँ डिस्कस कर लिया। कोई बात नहीं, इसे बने रहने देते हैं ना, कोई बात नहीं। चलिए, तो चलिए, हमने अभी इस लेक्चर में क्वेश्चंस आपके लिए अगले लेक्चर में लाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो कभी कभी लंबा हो जाता है, राइट। तो हमने इकोनॉमिक्स को समझा, इकोनॉमिक्स क्या है ना।
इंट्रोडक्शन पूरा देखा, हमने माइक्रो वर्सेस मैक्रो के बीच का डिफरेंस देखा, इकोनॉमी को समझा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, पीपीसी, अपॉर्चुनिटी। तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपके 2 कोर्सेज है उसमें से एक कोर्स का नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसका पहला यूनिट दैट इज योर इंट्रोडक्शन, ठीक है। यूनिट 1 वाज योर इंट्रोडक्शन, राइट। पिछले वीडियो में हमने ये जो हमारा पहला यूनिट है यूनिट 1, इस यूनिट से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, राइट। और आज हम इसी यूनिट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सीयूईटी में पूछे जा सकते हैं या सीयूईटी के पैटर्न पर बेस्ड है, राइट। चलिए, सबसे पहली बात, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई टैब पे जाके सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, राइट। क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट्स को कवर नहीं करोगे आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, राइट। हमारी जो सबसे पहली वीडियो थी इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट सीयूईटी, अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो बाद में उसे भी देख लेना। हमने सीयूईटी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया है, सीयूईटी क्या है, कैसे है, राइट। एंड एट द सेम टाइम हमने थोड़े कट ऑफ्स का भी एनालिसिस किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन पाया जाए उस चीज़ को एनालाइज किया है, राइट। तो आप इस वीडियो को भी बाद में ज़रूर देखना। पर एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी दैट इज़ कि अगर आप कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो आपने अगर जो हमारी पिछली वीडियो थी जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स को कवर किया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाके उसे देखिए फिर यहाँ आइए, राइट। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उस हिसाब से मैं आपको बताता जाऊँगा कि देखिए किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। और उसी तरीके से आप अपनी स्टडीज़ को फ्रेमवर्क करेंगे, ठीक है। समय अब ज़्यादा बचा नहीं है, बट ट्रस्ट मी, वी आर देयर विथ यू, दिस प्लेटफॉर्म इज देयर विथ यू, राइट। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ बस चलते रहिए, राइट। स्टे ट्यून। चलिए, तो आज हम सीधा क्वेश्चंस पर आएंगे। कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे सारे, राइट। चलिए, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो आज ज़्यादा लंबी जाने वाली नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक वी शैल गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। डैश प्रोवाइड्स टैंजिबल सेटिस्फैक्शन। ये सारे क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं, राइट। और आपके जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी मैं लेकर के आया हूँ। तो डैश प्रोवाइड्स टैंजिबल सेटिस्फैक्शन, गुड्स, सर्विसेज, बोथ एंड बी नन ऑफ दिस। मूर्त संतुष्टि प्रदान करता है, मूर्त संतुष्टि प्रदान करता है, वस्तुएं, सेवाएं, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, मैंने गुड्स और सर्विसेज के बीच का डिफरेंस क्लियर करवाया था, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज, लेट मी सी, आपको अगर ये हाँ, ओके। तो गुड्स एंड सर्विसेज के बीच का डिफरेंस हमने क्लियर किया था, राइट। मैंने बताया था कि गुड्स जो है, गुड्स को आप फील कर सकते हो, राइट। फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, राइट। लेकिन आप इसे फील और टच नहीं कर सकते हो। इसे आप फील और टच कर सकते हो, सर्विसेज को आप फील और टच नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, राइट। योर फ्रूट्स आप ले सकते हो, है ना। कोई भी फूड आइटम्स ले सकते हो या कोई भी चीज़ जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो और वो चीज़ आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है, राइट। सेटिस्फैक्शन दे रही है, कंज्यूम करने के बाद आप उसका सेटिस्फैक्शन महसूस कर पा रहे हो, ठीक है। और आप उस चीज़ को फील भी कर पा रहे हो, टच भी कर पा रहे हो, तो दैट इज योर गुड। सर्विसेज मतलब जो आपको सेटिस्फैक्शन तो दे, ठीक है, सेटिस्फैक्शन तो दे, लेकिन जो चीज आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है उसे आप फील या टच नहीं कर पाओ, राइट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं आपकी, व्हाट इज हैपनिंग, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर। अब अगर आपकी तबीयत खराब होती है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपको जो भी सर्विसेज मिल रही है उसे आप कभी भी फील और टच नहीं कर पाओगे, राइट। और अगर आपने कोई फूड आइटम कभी खा लिया तो आपको सेटिस्फैक्शन, अब उस चीज को, जो आपका गुड्स है, फूड आइटम्स है, उसको आप फील और टच भी कर पाओगे, ठीक है। फील और टच के लिए एक स्पेशल वर्ड आता है, दैट इज योर टेंजिबल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये सब पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया है, आप प्लीज उसे जाकर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, राइट। और सर्विसेज, चूंकि आप इसे फील और टच नहीं कर सकते तो
इनसे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उन्हें हम कहते हैं इंटैंगिबल सेटिस्फैक्शन, राइट। चलिए, और ये चीज़ आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। अगर आप एनसीईआरटी की सबसे पहली पेज खोल करके देखेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उसमें आप सबसे नीचे जा करके देखना, आपकी पेज ऐसे होगी, राइट। और यहाँ पर पूरा टेक्स्ट खत्म होने के बाद यहाँ नीचे में कुछ पॉइंट्स दिए होंगे। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज अबाउट योर गुड्स। गुड्स टेंजिबल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ वहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डैश प्रोवाइड्स टेंजिबल सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्स होगा। और थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। दैट विल बी योर गुड्स, राइट। सर्विसेज नहीं होगा क्योंकि वो टेंजिबल नहीं इंटेंजिबल देता है, ठीक है। अब सर्विसेज नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकती। अब हमें एक सही आंसर मिल गया तो नॉन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन ए दैट इज योर करेक्ट आंसर, राइट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल बायर, इंडिविजुअल सेलर, वन प्रोडक्ट मार्केट, या ऑल ऑफ दिस। चलिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत क्रेता, व्यक्तिगत विक्रेता, एकल उत्पाद बाजार, या ये सभी। चलिए, माइक्रो की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने देखा था, ये हम देखते हैं इंडिविजुअल चीजों को कंसर्न में लेता है, राइट। अभी ऑप्शंस देखे सर। इंडिविजुअल बायर, बायर क्या करता है, यू नो, डिमांड, ठीक है। इंडिविजुअल सेलर, सेलर करता है सप्लाई, यू नो, है ना। और वन प्रोडक्ट यानी एक प्रोडक्ट की मार्केट, सिर्फ एक प्रोडक्ट की मार्केट, है ना। जैसे आपका एप्पल की मार्केट, सिर्फ एप्पल की मार्केट। एप्पल की कोई एक दुकान नहीं, लेकिन बहुत सारी दुकानें, एप्पल से जुड़े हुए बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी फैक्ट्रीज, लेकिन वो सारे एप्पल की मार्केट में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया, इस एग्जाम्पल में योर एप्पल इज दैट प्रोडक्ट, राइट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध किससे किससे देखें। इंडिविजुअल की डिमांड से है बिल्कुल, इंडिविजुअल की सप्लाई से है बिल्कुल, और एक प्रोडक्ट का, जो सारे प्रोडक्ट्स का मार्केट नहीं, कोई भी एक प्रोडक्ट का मार्केट, जैसे एप्पल का मार्केट हो गया, ठीक है। जैसे आपने बनाना का मार्केट ले लिया, कोई भी एक प्रोडक्ट के मार्केट की अगर आप बात करो, इससे हम और गहराई से समझेंगे आगे, तो वो भी हम देखते हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आता है। तो योर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। उप्स, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, what is happening, let me know, let me know, let me know। आ गया, that's okay। चलिए, come on। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को इस नाम से भी जाना जाता है। मूल्य सिद्धांत, दैट इज थ्योरी ऑफ प्राइस, मार्ग सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड, आय उत्पादन और बेरोजगारी सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है ना, बेरोजगारी नहीं, रोजगारी होता है, ठीक है। या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, मैक्रो की हमने बात की थी, मैक्रो जो है ग्रीक वर्ड से आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो ये वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आता है, दैट इज योर मैक्रोज, ठीक है, जिसका मतलब होता है लार्ज, राइट, लार्ज। अब मैंने आपको एक और चीज़ बनाई थी कि जब हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरीज होती है, जितनी भी चीज़ें हम मैक्रो में पढ़ते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर जब हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो हमें यहाँ एक्स एक्सिस में ये सब पिछले वीडियो में बड़े अच्छे से समझाया गया, इनकम मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है, और एम्प्लॉयमेंट कितनी है अभी इकोनॉमी में इस वक्त, वो भी पता चल जाता है, राइट। तो इस बेसिस पर अगर हम जज करें इस क्वेश्चन को, तो थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को, राइट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नाम दूसरे आपको ज़रूर पता होने चाहिए, और दूसरे नाम क्यों रखे गए वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इकोनॉमी एज अ होल, एक लार्ज स्फेयर में इकोनॉमी को देखता है, इसलिए इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इसी को थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स को, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके आप पूरे देश में चल रही इनकम, पूरे देश का टोटल आउटपुट और पूरे देश का टोटल एम्प्लॉयमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। आई होप ये थ्योरी ऑफ प्राइस की जहाँ तक अगर हम बात करें, तो थ्योरी ऑफ प्राइस मैंने आपको बताया था, अगर हम एक ग्राफ बनाए
और डिमांड और सप्लाई जो हम पढ़ते हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स को लगा करके ग्राफ बनाए तो डिमांड और सप्लाई कर्व जहाँ पे हम देखते हैं इंटरसेक्ट करती है वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस देती है, ठीक है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। आई नो अभी उतना शायद उतनी गहराई से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, राइट। सो थ्योरी ऑफ प्राइस हम देखते हैं यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया गया। देयर इज समथिंग फिशी विद दिस फूड। चलिए, तो ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है थ्योरी ऑफ प्राइस, तो ये तो हो नहीं सकता। थ्योरी ऑफ डिमांड हम माइक्रो में ही पढ़ते हैं, राइट, डिमांड थ्योरी, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। जब आप पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी से ही आप अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। तो इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को, और एक हमें आंसर मिल गया तो डी तो हो ही नहीं सकता। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। माइक्रो जो है ग्रीक वर्ड, हम देखते हैं माइक्रोस से आया है, ठीक है। थोड़ा रिवाइज भी करवाता चल रहा हूँ मैं आपको साथ साथ में, राइट, जिसका मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज़ अ डैश इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था डैश है, ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और हम देखते हैं नन ऑफ दिस, ठीक है। तो एक और चीज़ देखिए, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को ही आपको मालूम होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं ना। तो दोनों ऑप्शंस सेम है, राइट, सेम है, बस नाम अलग अलग लिख दिया है, तो इसका मतलब ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते, ठीक है। एक लॉजिक यहाँ लगाया मैंने कि दोनों का मतलब एक ही होता है, तो दोनों कैसे दोनों में से कोई एक कैसे आंसर हो सकता है, तो दोनों इसका मतलब नहीं हो सकता है यहाँ पे आंसर, ठीक है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ। अब थोड़ा सा नॉलेज लगाते हैं। इंडिया आपको मालूम है इंडिया की एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, राइट, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब हमने जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको उठाया, बेनिफिट्स को उठाया, और जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं, उन्हें रिजेक्ट किया, राइट। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और फ्री मार्केट यानी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, आपको मालूम होगा इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं ना। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अच्छी चीज़ों को लिया और बुरी चीज़ों को छोड़ दिया। अब चूंकि आपने दोनों तरीके के इकोनॉमिक्स, दोनों तरीके की जो इकोनॉमीज़ हैं उनसे आपने अच्छी चीज़ें उठाई हैं, ठीक है, दोनों से उठाई हैं अच्छी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आप दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं ना, दोनों के बेनिफिट्स को मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसका मतलब सिर्फ सेंट्रली प्लान्ड नहीं है, सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, ठीक है, सोशलिस्ट और ये तो सेम ही होते हैं, तो तीनों में से कुछ नहीं होगा, योर ऑप्शन विल बी नन ऑफ दिस। भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड नहीं है, फ्री मार्केट नहीं है, सोशलिस्ट नहीं है, हाँ। चलिए, इन सब का मिक्स है आप कह सकते हो, राइट। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। हाँ, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इज कंसर्न्ड विथ, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, तकनीक के चुनाव इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इज कंसर्न। हमने देखा था कि प्रोडक्शन के टाइम में मोस्टली हम देखते हैं सरकार को 3 सवालों का सामना करना पड़ता है। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, लेट मी सी, आपको दिख रहा है राइट, थोड़ा सा पहले यहाँ पे, पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर सबसे पहले तो हम यही डिसाइड करते हैं कि प्रोड्यूस करना क्या है, ठीक है, बनाए क्या, ठीक है। इसका अगर आपको इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पिछली वीडियो जाकर के देखिए, ठीक है, यहाँ आई एम जस्ट रिवाइजिंग दैट इज। और कितनी क्वांटिटी, इन विच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में चीज़ों को बनाना है, राइट। चलिए, दूसरा हमने देखा था हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हमने ये चीज़ें तो चुन ली कि हम क्या बनाएंगे और कितना बनाएंगे, क्या बनाना है और कितना बनाना है ये तो हमने चुन लिया, चूज कर लिया, लेकिन बनाए कैसे ये भी तो सवाल उठता है, राइट। बनाए कैसे मतलब हम कौन सी टेक्निक यूज करें। दो टेक्निक मैंने बताई थी, दैट इज योर लेबर इंटेंसिव टेक्निक, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ,
और एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। लेबर इंटेंसिव में हम देखते हैं लेबर ज़्यादा यूज़ किया जाता है और मशीन्स कम यूज़ की जाती है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल ज़्यादा यानी मशीन ज़्यादा यूज़ करते हैं और लेबर कम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब हम कौन सी टेक्निक यूज़ करें प्रोडक्शन के लिए। और तीसरा आपको मालूम होगा फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब बना तो लिया हमने, प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें सोसाइटी में, राइट। ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में डिस्कस की गई हैं, आप वहाँ जाकर देखिए प्लीज़, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है तो, या आपने नहीं देखा है तो। चॉइस ऑफ टेक्निक, ठीक है, चलिए चॉइस ऑफ टेक्निक हमें देखा यहाँ हाउ टू प्रोड्यूस में आ रहा है, तो हाउ टू प्रोड्यूस विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। हाँ ओके। फॉर हुम टू प्रोड्यूस हम देखते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन से। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम देखते हैं दो चीज़ें होती है, सबसे पहले तो बनाए क्या क्या, कौन कौन से गुड्स को हम बनाए, कौन कौन सी सर्विसेज को हम दे, राइट। और दूसरा है कि इन विच क्वांटिटी, किन क्वांटिटीज में हम बनाए, है ना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज कंसर्न विद, चलिए अभी इसकी हमने बात की है। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, बनाए कितना, ये तो चुन लिया है कि क्या क्या बनाना है, लेकिन जो भी हमें बनाना है वो कितना बनाना है। अब ये जो कितना बनाने की प्रॉब्लम है, उत्पादन की मात्रा की जो समस्या है, वो हमें कौन से सवाल की तरफ ले जाती है, किस सवाल के अंदर हम इस प्रॉब्लम का सामना करते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, या ऑल ऑफ द अबव। कभी भी अगर स्लाइड्स में आपको कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखे ना, तो आप उसे कमेंट्स में लिख दिया करो, क्योंकि हम लैंग्वेज भी पढ़ते हैं, राइट। लैंग्वेज की भी एक वीडियो हमने डाली है, दूसरी वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है, राइट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम डिस्कस करेंगे उस लेक्चर में, राइट। तो आपको जब भी कहीं पे भी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक दिख जाए ना स्लाइड्स में, अगर दिख जाए तो कमेंट्स में लिख देना, हर जगह यही करना। कोई सेंटेंस दिखे ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर है, खोज देना, राइट। कोई भी ग्रामर का रूल दिखे तो वो आप वहां पे उसे खोजते रहना, राइट। 8 यूनिवर्सल रूल्स हमने पढ़े ना, उन रूल्स में से, या जो भी रूल्स हम अब आगे पढ़ेंगे लैंग्वेज की आने वाली वीडियोस, तो वो सारे रूल्स आप दिमाग में रिवाइज करते रहना उस तरीके से, चीज़ों को देख करके, राइट। हर जगह देखते रहना। जैसे प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज कंसर्न, अब देखिए यहाँ इज है, इज आपको मालूम है बी का एक फॉर्म है, राइट। और कंसर्न, कंसर्न आपको मालूम है बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो कंसर्न यहाँ पे सही लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आपने इकोनॉमिक्स में भी इंग्लिश खोज ली, राइट। चलिए इसी तरीके से आप प्रिपेयर करिएगा, यू विल डू ऑसम, ग्रेट। और रीडिंग करते रहना इंग्लिश में, ठीक है, रीडिंग करते रहना। दूसरा लेक्चर आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, बट रीडिंग करते रहना, ठीक है। चलिए इसमें आइए, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, हमने यहाँ क्या देखा था कि क्वांटिटी की जो प्रॉब्लम है वो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस में, राइट। आई डोंट नो क्या हो रहा है इसके साथ। क्वांटिटी ऑफ हम देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, तो इट विल बी योर ऑप्शन सी, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस आपकी टेक्निक से जुड़ा हुआ है, कौन सी टेक्निक यूज करें, ठीक है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस आपका जुड़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव ऑफ कोर्स हमने इन दोनों को गलत साबित कर दिया है, तो ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 था ना, राइट। ओके 7, विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चलिए पीपीसी कर्व यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते वक्त हमने 3 assumptions लिए थे, राइट। 3 assumptions, आपको इन चारों ऑप्शंस को देखना है और बताना है कौन सा assumption सही है। चलिए थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज करवा देते हैं, यहाँ भी यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। हमने 3 assumptions लिए थे। सबसे पहले तो रिसोर्सेज आर गिवन, है ना, रिसोर्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आपको दिया हुआ है, उसी में काम चलाना है, ठीक है। यानी आपके लिए कह सकते हैं उस प्रोड्यूसर के लिए भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, उससे ज़्यादा रिसोर्स आपको नहीं मिलेंगे, उतने ही में काम चलाओ। हमने एग्जाम्पल भी देखा था 6 दिनों का, हमने चार्ट बनाया था, है ना। हमने देखा था हर दिन इक्वल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स इक्वल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ही हम लेंगे हर दिन के लिए, क्योंकि हर दिन के लिए अलग अलग अमाउंट लेंगे तो फिर
ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, राइट? हर दिन सेम अमाउंट देंगे तभी ना हम अच्छे से चार्ट बना पाएंगे। हर दिन अलग अलग दे पाएंगे तो हम शेड्यूल नहीं बना पाते, टेबल नहीं बना पाते, ठीक है? आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। रिसोर्सेज गिवन है, आप इसको मान सकते हैं एक स्पेसिफाइड अमाउंट, ठीक है? डे 1 में एक स्पेसिफाइड अमाउंट था, डे 2 में उतना ही स्पेसिफाइड अमाउंट था जितना डे 1 में दिया गया है ना। डे 1 डे 2 हमने इसलिए किया ताकि आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है? डे 1 में जितने रिसोर्स थे डे 2 में भी उतने ही रिसोर्स हैं, ठीक है? उतने ही रिसोर्सेज है, गिवन है, गिवन है, कोई चेंज नहीं करेंगे आप उसमें, चाहे कोई भी डे हो, कोई भी डे हो, ठीक है? उतना ही रहेगा और चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? डे 1 के दिन भी आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दिए जाएंगे और डे 2 में भी, क्योंकि हमने प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए थे, राइट? दूसरा, ये जो रिसोर्सेज है इनका बेस्ट यूज कर रहे हो, मतलब उससे अच्छा यूज आप कर ही नहीं सकते। जितना बेस्ट आप उसका यूज कर सकते थे उतना कर दिया, अब उसके ऊपर कोई नहीं कर सकता, ठीक है? तो सारे रिसोर्सेज का आपने इस्तेमाल किया, रिसोर्सेज आर फुल्ली, ठीक है, एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, राइट? ठीक है, चलिए। वो बोलता है ना, आज मैं जितना खा सकता था मैंने खा लिया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता। वैसे ही रिसोर्सेस का आपने बेस्ट यूज़ किया, जितने अच्छे से यूज़ कर सकते थे आपने किया, अब उससे ऊपर यूज़ आप नहीं कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, है ना? सबसे बेस्ट यूज़ आपने किया है, उससे बढ़िया इस्तेमाल उसका नहीं किया जा सकता, राइट? चलिए, दिस वॉज दिस थिंग। और तीसरा हमने देखा था कि टेक्नोलॉजी वॉज कॉन्स्टेंट, टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं किया गया, है ना? एक कंसर्न्ड टेक्नोलॉजी थी, ठीक है? उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपने पूरा इंटायर प्रोडक्शन आपने उसी टेक्नोलॉजी पे किया, प्रोडक्शन के बीच में आपने टेक्नोलॉजी को नहीं चेंज किया, ठीक है? थ्रू आउट द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन डे 1 से लेकर डे 6 तक आप एक ही टेक्नोलॉजी पे चलते रहे, ठीक है? आई होप, चलिए ये क्लियर हो गया आपको। अब ये 3 अजम्पशंस देख लिया आपने। रिसोर्सेज आर गिवन स्पेसिफाइड अमाउंट, ठीक है? फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। अब रिसोर्सेज आर गिवन लिमिटेड एंड फिक्स्ड, ठीक है, ये सही है, करेक्ट बोला गया है ना? अच्छा, ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ पे नॉट करेक्ट लिख देते हैं, ठीक है? ठीक है, तो सबका ध्यान रखेंगे आप, है ना? सबका ध्यान रखेंगे। चलिए, और आप देख सकते हो सारे कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन है ना, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं। चलिए, रिसोर्स ये सही है, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, बिल्कुल सही है ये भी। और टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट एंड डजंट चेंज, बिल्कुल सही है ये भी। तो ऑल ऑफ दीज विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, राइट? आई होप आप ये समझ गए। चलिए अगला, द पॉइंट इनसाइड inside point inside a production possibility curve shows। मान लो यहाँ मैंने एक पीपीसी बना दी, आई होप दिख रही है, यहाँ मान लो पीपीसी बना दी, ठीक है? ये पीपीसी के सरफेस वाले पॉइंट से थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं आपके लिए। देयर इज समथिंग फिशी रिगार्डिंग दिस बोर्ड टुडे, माय गॉड। चलिए, ये तो पीपीसी के सरफेस, पीपीसी की ये जो लाइन जा रही है, जो कर्व जा रहा है, उसके सरफेस पे ये सारे पॉइंट्स है, ठीक है? लेकिन आप ये देखो, पॉइंट इनसाइड अ पीपीसी कर्व, यानी कि ये पीपीसी है पूरा यहाँ तक, इसके इनसाइड यहाँ पे, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, ये जो पूरा कर्व यहाँ तक बन रहा है, हम देखते हैं यहाँ तक बन रहा है, उसके अंदर ये जो रीजन है, ठीक है, ये वाला, उसके अंदर में मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है? तो वो क्या दिखाता है? एक्चुअल एंड पोटेंशियल आउटपुट, एक्चुअल ओनली नॉट पोटेंशियल आउटपुट। अच्छा, आप लोग कमेंट्स में आंसर लिख रहे हो ना? लिखते जाना, राइट? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आप उसे सॉल्व कर पा रहे हो मेरे बताने से पहले, तो आप वीडियो पॉज करो और उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखो, राइट? उससे हमें भी पता चलेगा कि आप चीज़ों को समझ रहे हो, राइट? एंड विल अप्रिशिएट फॉर श्योर, हार्ट देंगे, हार्ट। चलिए, पोटेंशियल ओनली नॉट एक्चुअल, नीदर पोटेंशियल नॉर एक्चुअल। चलिए थोड़ा सा समझाते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये, ओके। देखिए, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी
कॉन्सेप्ट से अगर हम थोड़ा जोड़ करके देखें तो ठीक है। एक चीज़ बताई थी कि ये पीपीसी के अंदर के जितने पॉइंट्स हैं, राइट, नहीं दिख रहा, हाँ, पीपीसी के अंदर के जितने पॉइंट्स हैं, राइट, बी सी डी ई एफ, ये जितने भी पॉइंट्स हैं पीपीसी के सरफेस पर, ठीक है, ये पूरा पीपीसी कर्व, ये जो पीपीसी की पूरी लाइन जा रही है, इसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो पोटेंशियल आउटपुट को दिखाते हैं, ठीक है। पोटेंशियल आउटपुट मतलब कितनी क्षमता है अभी इकोनॉमी के पास प्रोडक्शन करने की, कितनी क्षमता है, कितना कर रहा है वो नहीं, कितनी क्षमता है वो बताता है, राइट। चलिए, और अगर इकोनॉमी, ये जो पीपीसी में जितने पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पीपीसी के लाइन पे ये जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे अगर इकोनॉमी वर्क कर रही है, इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन चल रहा है वो प्रोडक्शन इन पॉइंट्स पे चल रहा है ना, इसका मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्चुअल भी हो रहा है, ऑफ कोर्स प्रोडक्शन हो रहा है तो वो एक्चुअल होगा ही, और चूंकि वो पीपीसी लाइन के साथ हम देखते हैं कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, तो हम देखते हैं पोटेंशियल भी, ऑफ कोर्स पोटेंशियल जितना है एक्चुअल भी उतना ही है, ठीक है। अगर किसी कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो उसका एक स्पेसिफाइड पोटेंशियल है, ठीक है, पीपीसी से उसे दिखा सकते हो आप, है ना। अब मान लीजिए कोई इकोनॉमी है बहुत अच्छे से काम कर रही है, ठीक है, और जब उसके एक्चुअल प्रोडक्शन का पॉइंट, अब एक्चुअल प्रोडक्शन का भी आप कोई पॉइंट बताएंगे ना, ठीक है, तो एक्चुअल पॉइंट प्रोडक्शन का पॉइंट मान लीजिए यहीं पर इस पीपीसी में ही आ जा रहा है, ठीक है, पीपीसी में ही आ जा रहा है, तो आपकी जो प्रोडक्शन होगी उसे आप एक्चुअल भी बोलेंगे, पोटेंशियल भी बोलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि पीपीसी के अंदर वाली पॉइंट क्या बताती है, तो आप देखो ये जो पॉइंट है इस पीपीसी के अंदर है, ठीक है, पीपीसी के सरफेस पे तो नहीं है, तो पीपीसी के चूंकि ये अंदर है तो ये पोटेंशियल तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि पोटेंशियल हम देखते हैं पीपीसी लाइन पे जो पॉइंट्स होती है वही बताती है, ये सिर्फ एक्चुअल को बताएगा, है ना, एक्चुअल, और पीपीसी के सरफेस पर जो पॉइंट है वो पोटेंशियल को बताता है, और अगर किसी इकोनॉमी, कोई इकोनॉमी अच्छे से फंक्शन कर रही है तो हम देखते हैं, और अपने पूरे पोटेंशियल पे काम कर रही है वो इकोनॉमी, तो उस इकोनॉमी का जो एक्चुअल आउटपुट होता है वो भी उसके पीपीसी लाइन पर ही आ जाता है, और प्रोडक्शन एक्चुअल और पोटेंशियल दोनों हो जाता है। इनसाइड की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स अगर ये पीपीसी के अंदर है तो पोटेंशियल तो बिल्कुल नहीं होगा, पोटेंशियल तब होगा जब वो पीपीसी लाइन पे आएगा, ठीक है, एक्चुअल होगा, ठीक है, कि हाँ अभी इकोनॉमी में इतना प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन क्षमता इतने की है ना, ये सिनेरियो होगा। चलिए आते हैं वापस अपने क्वेश्चन में, चलिए, पॉइंट इनसाइड अ प्रोडक्शन पॉसिबल, एक्चुअल एंड पोटेंशियल हम देखते हैं नहीं होगा, चलिए, एक्चुअल एंड पोटेंशियल हम देखते हैं नहीं होगा, क्योंकि पीपीसी की अगर आप बात करें तो इनसाइड पॉइंट जो है पोटेंशियल नहीं दिखाता है ना, पोटेंशियल सिर्फ पीपीसी के सरफेस पे जो पॉइंट्स रहते हैं वो दिखाते हैं, राइट। अब एक्चुअल ओनली नॉट पोटेंशियल आउटपुट, यानी कि पोटेंशियल नहीं दिखा रहा है, तो ठीक है, सही कह रहा है, पोटेंशियल तो नहीं है, राइट, ये हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया, पोटेंशियल तो नहीं है लेकिन एक्चुअल हो सकता है, ठीक है, ठीक है, इसको हम मान करके चलते हैं, पोटेंशियल ओनली नॉट एक्चुअल, नहीं ऐसी बात नहीं, पोटेंशियल तो नहीं दिखा रहा, माय गॉड, नहीं ऐसी बात नहीं है कि पोटेंशियल और एक्चुअल दोनों में से कोई नहीं दिखाएगा। ऑप्शन बी, अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑफ कोर्स तभी तो पॉइंट बना, पॉइंट कब बनता है, जब प्रोडक्शन होता है तभी बनता है, राइट, नहीं तो ये वाला पॉइंट अंदर बनता ही नहीं, राइट, तो एक्चुअल तो होगा ही, तो यहाँ नीदर पोटेंशियल नॉर एक्चुअल, ऐसा सीन ही नहीं हो सकता, एक्चुअल कुछ ना कुछ तो एक्चुअल प्रोडक्शन होता है, राइट, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, आई होप आप इसको समझ गए। चलिए नेक्स्ट, इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी फॉर बोथ द गुड्स वुड रिजल्ट इन द पीपीसी, चलिए हमने एक अजम्पशन लिया था कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, एक पीपीसी बनाते वक्त हम टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान लेते हैं थ्रू आउट द प्रोडक्शन, मान लीजिए ये गुड एक्स है, उप्स, और ये गुड वाई है, ठीक है,
चलिए एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और ये शून्य ओरिजिन, ठीक है। अब कह रहा है इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी फॉर बोथ द गुड्स, दोनों गुड्स को बनाने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है वो तकनीक इंक्रीज हो गई, इसका मतलब उसमें एडवांसमेंट हो गया, इन्हांस कर गई वो टेक्नोलॉजी, राइट। टेक्नोलॉजी और बढ़िया हो चुकी है इसको बनाने के लिए। तो टेक्नोलॉजी अगर बढ़िया हो चुकी है तो आपको मालूम है गुड वाई, आप उतने ही रिसोर्सेस के साथ, उतने ही रिसोर्सेस के साथ, गिवन रिसोर्सेस जो पहले जितने रिसोर्सेस थे उतने ही रिसोर्सेस के साथ आप अब और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, राइट। ठीक है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने की वजह से पहले जितने रिसोर्सेस थे उतने ही रिसोर्सेस के साथ अब आप दोनों गुड्स को ज्यादा मात्रा और ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर सकते हो, उतने ही स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस के साथ आप और गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। तो ऑफ कोर्स पहले अगर आप इतना गुड वाई बना पा रहे थे, इतना गुड वाई बनाने की क्षमता थी, तो अब वो क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा दूसरा कलर आपके लिए लेकर के आते हैं। पहले अगर आप इतना गुड वाई बना पा रहे थे तो अब आप इतना गुड वाई बना पाएंगे, है ना। पहले अगर आप इतना गुड एक्स बना पा रहे थे तो अब आप इतना गुड एक्स बना पाएंगे, है ना। और पीपीसी हम देखते हैं थोड़ा सा और इसके ऊपर चली जाएगी, या आप कह सकते हो कि शिफ्ट तो हो ही रही है, फॉर श्योर शिफ्ट हो रही है, और राइट साइड में शिफ्ट हो रही है। देखो लेफ्ट ऐसे जाता है, राइट ऐसे जाता है, ये राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है, राइट। चलिए राइट, चलिए ठीक है। तो शिफ्टिंग राइट वर्ड हो सकता है, लेफ्ट वर्ड तो होगा नहीं, ठीक है। लेफ्ट वर्ड कब होता है, जब इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है टेक्नोलॉजी में, यानी कि हम देखते हैं टेक्नोलॉजी और खराब हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर सकता है। मूवमेंट की यहाँ कोई बात नहीं है, ठीक है। मूवमेंट और मूविंग और शिफ्टिंग दोनों में फर्क होता है, ये हम आगे जरूर पढ़ेंगे, है ना। अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, अभी के लिए छोड़ दीजिए, आगे जरूर पढ़ाऊंगा उसको जब हम डिमांड पढ़ेंगे, प्राइस पढ़ेंगे, है ना। तो शिफ्टिंग राइट वर्ड इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, पीपीसी कैन शिफ्ट राइटवर्ड व्हेन देयर इज अ डैश चेंज इन डाटा ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, रिसोर्सेज में कुछ बदल दिया गया है, ठीक है, रिसोर्सेज का जो अमाउंट था उसमें कुछ बदलाव लाया गया है। अब यहां पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके का बदलाव लाओगे, ठीक है, आप किस तरीके का बदलाव लेकर के आओगे कि पीपीसी उप्स 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 कि पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, ठीक है। अब राइटवर्ड शिफ्ट होने का सीधा सा मतलब है कि आप पहले आपके पास मान लीजिए गुड एक्स, ठीक है, और मान लीजिए गुड वाई, ठीक है। पहले आप इतना गुड एक्स बना पा रहे थे, इतनी क्षमता थी आपके पास, ठीक है, इतनी ओ बी इतनी क्षमता थी आपके पास गुड एक्स बनाने की, लेकिन अब आप इतनी गुड एक्स बना पा रहे हो, ठीक है, इतना ज़्यादा गुड एक्स बना पा रहे हो। पहले आपके पास इतनी क्षमता थी गुड वाई बनाने की, ठीक है, लेकिन अब आप इतनी क्षमता के साथ गुड वाई बना पा रहे हो, यानी कि दोनों प्रोडक्ट्स आपके जो गुड एक्स है और गुड वाई है दोनों को आप पहले से ज़्यादा बना पा रहे हो, ठीक है, आपकी क्षमता और बढ़ गई। तो क्षमता बढ़ गई, क्षमता कैसे बढ़ी होगी, आपको रिसोर्सेज में चेंज लाने को कहा गया है। तो प्रोडक्शन करने की क्षमता कब बढ़ जाएगी, आप ज्यादा प्रोड्यूस कब कर पाओगे, जब आपके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, फॉर श्योर, ठीक है। चलिए रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, राइट, चेंज, चेंज नहीं, यहाँ इंक्रीज होना चाहिए था, राइट, ठीक है, क्योंकि किस तरीके का चेंज आता है वो बताते हैं। तो ऑफकोर्स आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे तभी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ये तो क्लियर है। यहाँ इसमें हमें ये बताना है कि क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी कि नंबर में चेंज आएगा, नंबर ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि पहले 200 ग्राम था अब 300 ग्राम है, वैसी वाली सीन, ठीक है। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव चेंज का मतलब है आपके पास वो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ही है, ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी बढ़ गई है, क्वालिटी बढ़ गई है, यानी कि वो और अच्छे से काम कर पा रहा है, राइट, क्वालिटी बढ़ गई। सेम नंबर, नंबर ज़्यादा, नंबर उतना ही होगा लेकिन एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये होता है बोथ हैंड भी या नीदर हैंड भी, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप रिसोर्सेस का नंबर बढ़ा दो 200 ग्राम से 300 ग्राम, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 200 ग्राम से 300 ग्राम हो गया, या पैसे के हिसाब से अगर हम देखें तो 100 रुपये से 150 रुपये हो गया, तो आप ज़्यादा प्रोड्यूस करने की आपकी क्षमता होगी, तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, राइट। क्वालिटेटिव भी अगर हम देखें
तो नंबर सेम है, 200 ग्राम का 200 ग्राम में है, 100 रुपए के 100 रुपए ही है, लेकिन एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा है, क्वालिटी बढ़ गई, और क्वालिटी बढ़ गई है तो आप ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। क्षमता, और वो भी आपके प्रोड्यूस करने की क्षमता को अफेक्ट करेगा, अच्छा अफेक्ट करेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। तो उसके वजह से भी राइटवर्ड शिफ्ट हम देखते हैं हो सकता है, राइट। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन है ये आपका सी। चलिए नेक्स्ट, चलिए द मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट ऑन द पीपीसी लाइन इज, पीपीसी लाइन थोड़ा इसका मतलब आपको समझाते हैं, ठीक है। दिस इज योर वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस 0, ठीक है, ए बी। अब ये वाला जो कर्व का ये जो सरफेस है ना, सरफेस जो पोटेंशियल आउटपुट को दिखाता है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ये सरफेस, मैं इस पूरे रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस सरफेस की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो सरफेस है ना, ये इस सरफेस को कहीं कहीं आप देखेंगे पीपीसी लाइन लिख दिया जाता है। हाउएवर ये एक लाइन नहीं है, ये एक कर्व है, राइट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि द मोस्ट इफिशियंट पॉइंट, देखिए आपको मालूम है पीपीसी लाइन में कई सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि पोटेंशियल आउटपुट को दिखाते हैं, राइट। अब पूछा जा रहा है कि इन सभी पॉइंट्स में से सबसे इफिशियंट, यानी कि सबसे कुशल बिंदु कौन सा है, सबसे इफिशियंट पॉइंट कौन सा है। तो हम ये देख चुके हैं कि पीपीसी लाइन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इक्वली एफिशिएंट होते हैं, राइट। प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशंस अलग अलग होते हैं, लेकिन सारे पॉइंट्स पोटेंशियल आउटपुट को दिखाते हैं, ठीक है, पोटेंशियल आउटपुट को दिखाते हैं, और सब के सब इफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, ऑल आर इक्वली एफिशिएंट। अलग अलग पॉइंट्स हमने देखा है अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दर्शाते हैं, है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दर्शाते हैं। पॉइंट ए अगर यहाँ पर है तो वो 10 एप्पल और 2 ऑरेंज को हो सकता है दिखाए। यहाँ पर पॉइंट ई है तो आप देख सकते हो ऑरिजिन में, तो हो सकता है ये आपके 12 एप्पल और 0 ऑरेंजेस को दिखाए। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जब हमने इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था तब हमने चीज़ों को बड़े अच्छे से समझा था, ठीक। चलिए, आई होप इट्स क्लियर। तो अपर पॉइंट ऑन द कर्व नहीं, ऊपर पॉइंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोअर पॉइंट से भी नहीं पड़ता, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स आर इक्वली एफिशिएंट, यस, ऑल द पॉइंट्स। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। लेकिन एक बार आप लास्ट ऑप्शन भी जरूर पढ़िए, ठीक है, पीपीटी नहीं होता, पीपीसी होता है, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द पीपीसी आर इक्वल, एक सेकंड, क्या, ऑल द पॉइंट्स इनसाइड लिखा हुआ है, इनसाइड, तो पीपीसी के इनसाइड जो कर्व्स होते हैं, नहीं, जो पॉइंट्स होते हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये चलिए ये भी समझाता हूँ मैं आपको। तो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपको अंदर वाली बात भी बताते हैं, देखिए पीपीसी, ठीक है। अब मान लीजिए एक पॉइंट पीपीसी के अंदर है, ये पॉइंट, और पीपीसी के अंदर है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इक्वली एफिशिएंट नहीं है। आप देखो यहाँ पर इस पॉइंट में आप इतना प्रोडक्शन कर पा रहे हो और सिर्फ इतना प्रोडक्ट, गुड एक्स की अगर हम बात करें तो गुड एक्स आप सिर्फ इतना बना पा रहे हो, और गुड वाई आप बस इतना बना पा रहे हो, ठीक है। और एक पॉइंट मान लीजिए आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है, यहाँ ले लीजिए। तो इस पॉइंट पे आप देख पा रहे हो कि आप गुड एक्स इतना बना पा रहे हो, ठीक है, इतना ज़्यादा बना पा रहे हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और गुड वाई ये जितना बना पा रहा था उतना ही बना पा रहे हो। तो इस पॉइंट को आप देखिए, इसको देते हैं पॉइंट ए, इसको देते हैं पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट ए इतने गुड एक्स में इतना गुड वाई बना पा रहा है, ठीक है, इतने गुड वाई पे इतना गुड एक्स बना पा रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट इतने ही गुड वाई पे हम देखते हैं, इतने ही गुड वाई के प्रोडक्शन पे इतना गुड एक्स बना रहा है। हमें पता है ये सारे एक्चुअल आउटपुट्स को दिखाते हैं, राइट। ये और पीपीसी के अंदर जितने, पीपीसी के सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, तो आप देख सकते हो सेम अमाउंट ऑफ गुड वाई में ही ये ज़्यादा गुड एक्स बना पा रहा है। तो ऑफकोर्स अब ये ज़्यादा गुड एक्स बना पा रहा है तो ये इससे ज़्यादा एफिशिएंट हुआ, इक्वली एफिशिएंट नहीं हुआ, राइट। तो दैट इज द थिंग ओनली, ठीक है। आई होप आप समझ गए। इनसाइड द पीपीसी ऑल द पॉइंट्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, ठीक है। चलिए, कुछ समझ ना आए रिवाइंड करके जरूर देख लेना, कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो आप प्लीज वो वाला वीडियो जा करके फिर से देखिए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी किसे कहा जाता है, ठीक है, ठीक। सेंट्रली प्लान्ड को, कैपिटलिस्ट को, मिक्स्ड इकोनॉमी, नन ऑफ दिस। देखिए
कमांड इकोनॉमी मैंने आपको बताया था, कमांड इकोनॉमी इसलिए कहा जाता है, कमांड इकोनॉमी उसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि सरकार जो है वो मार्केट में कमांड देती है कि चीज़ों को इस तरीके से चलाया जाए, ठीक है। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट गिव्स कमांड, राइट, गवर्नमेंट गिव्स कमांड टू रेगुलेट द मार्केट, राइट, रेगुलेट द मार्केट। अब गवर्नमेंट कमांड कैपिटलिस्ट में तो नहीं देती है, यहाँ पे तो गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, बाकी सारी चीज़ें प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में। मिक्स्ड में हम देखते हैं कि सेंट्रली प्लान्ड और कैपिटलिस्ट दोनों का मिक्सअप है, ठीक है, दोनों मिक्स्ड है। तो गवर्नमेंट कमांड वहाँ पे नहीं देती है, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन रहता है और प्राइवेट प्लेयर्स भी अपना काम कर रहे होते हैं, राइट। तो कमांड वाली चीज़ वहाँ भी नहीं आ रही है, ठीक है। हम देखते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को कहा जाता है, ऑप्शन है। क्या कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ये सब चीज़ आप क्लियर रखिए, राइट, नन ऑफ दिस में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शुड वर्क ऑन इट्स एमएसपी पॉलिसीज, द गिवन स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, बोथ, नीदर ए एंड बी, ठीक है। देखिए, भारत को अपनी एमएसपी नीतियों पर काम करना चाहिए, चाहिए, राइट। तो ये हो गई एक ओपिनियन, ठीक है, किसी की ओपिनियन, किसी ने अपनी राय दे दी, व्यूज दे दिए, ठीक है, किसी इंसान ने अपने व्यूज दे दिए, राय दे दी, ठीक है। तो उसे हम देखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर डालते हैं, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, राइट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें मालूम है ये फैक्ट से डील करता है, फैक्ट्स जो हैं वो या तो सही भी हो सकते हैं या गलत भी हो सकते हैं। अब फैक्ट सही है या गलत है इसको आप वेरीफाई करके प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जितने स्टेटमेंट्स हैं। नॉर्मेटिव चूंकि ओपिनियंस और व्यूज से डील करता है तो इसे आप कभी भी चेक नहीं कर सकते, ठीक है, वेरीफाई नहीं कर सकते, राइट। अब किसी की राय को आप कैसे वेरीफाई करेंगे, वो इंसान तो बस अपनी राय दे रहा है, उसे जो सही लगा उसने वो कह दिया, राइट, उसे आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई स्टैब्लिश्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। अब चूंकि पॉजिटिव नहीं हो सकता तो बोथ एंड भी नहीं हो सकता, एक हमें सही आंसर मिल गया तो नीदर भी नहीं हो सकता, राइट। Let's go to the next question. A firm is engaged in which of the following activity? फर्म यानी जो फैक्ट्री आप मान सकते हो, मान लो, ठीक है। फर्म क्या करता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सोलली इन्वेस्टमेंट या नन ऑफ दिस। देखिए, फैक्ट्री जो है हम देखते हैं उत्पाद करता है, ठीक है, प्रोडक्शन करता है, कुछ कंज्यूम नहीं, कंज्यूम भी हम देखते हैं करता है, लेकिन मतलब दूसरों से सामान लेकर खुद बनाना, ठीक है, ये एक तरीके का कंजम्पशन। हाउएवर उसको आप कैपिटल गुड्स में हम देखते हैं, आप पढ़ेंगे अगले साल, अभी 12वीं में पढ़ रहे होंगे मैक्रो में, लेकिन आप उससे कंफ्यूज मत हो, ठीक है। एक फर्म जो है हम देखते हैं सिर्फ प्रोडक्शन करता है मेनली, ठीक है। कैपिटल गुड्स वो तो अलग हो गए, कंज्यूमर गुड्स भी अलग होते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कंजम्पशन नहीं करता है मेनली। हम फर्म्स को देखते हैं, फर्म्स कभी कभी इन्वेस्ट भी करते हैं, ठीक है, दूसरे फर्म्स में कर दिया, ठीक है, या मशीन खरीदने में कर दिया, कैपिटल गुड्स में कर दिया, है ना। लेकिन सोलली इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सोलली सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। योर ऑप्शन इज करेक्ट, फर्म जो है वो प्रोडक्ट, मतलब देखिए फर्म जो भी करता है ना, फर्म अगर कंजम्पशन भी कर रहा है ना तो वो प्रोडक्शन के लिए ही कर रहा है, राइट। फर्म अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है तो वो भी प्रोडक्शन करने के लिए कर रहा है। अगर मशीन खरीदी जा रही है, दूसरे फर्म्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वो भी प्रोडक्शन के लिए ही किया जा रहा है कि हमारे पास और पैसे आएंगे या हमारे पास एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आएगी जिससे हम प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है। तो सारी चीज़ें घूम फिर के प्रोडक्शन पे ही आ जाती है, इसलिए फर्म की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज योर प्रोडक्शन, राइट। चीज़ों को बहुत ही बेसिक और क्लियर पर्सपेक्टिव से देखिए, थिंग्स विल वर्क आउट। चलिए इस टेबल को देखिए, सैलरी एज अ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे हो तो आपको 2 लाख की सैलरी मिल रही है। क्लिनिक अगर अपना खुद का आपने खोल रखा है तो आपको 1 लाख आप कमा पा रहे हो, राइट। आप अगर एक्सपर्ट के तौर पे कहीं काम कर रहे हो तो आपको 1.5 लाख मिल रहा है, ठीक है। उसके जगह अगर आप ये सब छोड़ के कोई बिजनेस चला रहे हो तो आप 10 लाख तक कमा सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा है फाइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफ अ डॉक्टर।
चलिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, है ना, इट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, चलिए अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें निकालनी है ऑफ एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफ अ डॉक्टर। ठीक है, चलिए जॉब ऑफ अ डॉक्टर हम देखते हैं ये वाली चीज़ है, और इसकी सैलरी हम देख रहे हैं 2 लाख रुपए, इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए। ठीक है, तो अब हमें एक इन बाकी जो 3 बचे हैं उसमें से एक ऐसी वैल्यू खोज करके निकालनी है जो कि ये जो डॉक्टर वाली सैलरी की जो वैल्यू है उसके बाद सबसे बेस्ट हो। ठीक है, यानी 2 लाख से कम हो। ठीक है, 2 लाख से कम हो, लेकिन 2 लाख के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन वही हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको, आप सबसे पहले क्या कीजिए, ऐसा कुछ आए तो इसकी जो वैल्यूज़ है ना, वैल्यूज़ को आप हम देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चालू कर दीजिए। जैसे कि डॉक्टर, अब देखिए 2 लाख है ना, 2 लाख, और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है बिजनेस, बिजनेस 10 लाख, उप्स 10 लाख। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं एक्सपर्ट। हाँ जी, तो फिर हम देखते हैं कि एक्सपर्ट के तौर पर उसकी वैल्यू हम देखते हैं 1.5 लाख है ना, और फिर हम देखते हैं क्लिनिक, दैट इज योर 1 लाख। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर पे आपने लिख दिया। अब बोला जा रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफ अ डॉक्टर, यानी कि आपको इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है, इसका सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव खोजना है। तो इसके बाद ये 2 लाख की सैलरी के बाद जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दैट इज योर दिस एक्सपर्ट वाली, राइट, दैट इज दिस एक्सपर्ट, दैट इज 1.5 लाख। ठीक है, तो इसमें आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, आपको बस एक स्टेटमेंट लिखनी है। सीयूटी में पक्का आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। चलिए, हाँ, तो आप ऐसे लिखेंगे, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ accepting the job of a doctor is, आप सीधा सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव की वैल्यू डालेंगे 1.5 लाख। ठीक है, कोई यूनिट दिया हुआ है तो आप यूनिट डाल देंगे, यहाँ नहीं दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में पक्का दिया रहेगा, यहाँ पे यूनिट को रुपीस मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी नीड टू मेक अ चॉइस, चॉइस अब क्यों बनानी है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, रिसोर्सेज स्केयर्स हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, या सारे। देखिए, अगर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स नहीं होती है, ह्यूमंस के वांट्स ही लिमिटेड होते हैं, ठीक है, तो चॉइस वाली प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं आती। ठीक है, तो हम देखते हैं ये भी एक चीज़ है। रिसोर्सेज स्कार्स हैं, ऑफ कोर्स अगर रिसोर्सेज स्केयर्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते, तो चॉइस बनाने की ज़रूरत क्या थी, जितनी वांट्स हैं हम सारे के सारे वांट्स पूरे कर लेते हैं ना। रिसोर्सेज अगर बहुत अनलिमिटेड होते, स्कार्स नहीं होती, तो ऑफ कोर्स हम कुछ रिसोर्सेज लेते उससे ये वाली वांट सेटिस्फाई करते, कुछ रिसोर्स लेते उससे वो। लेकिन चूंकि रिसोर्सेज स्कार्स है, इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है कि या तो हम ये वाला काम कर लें या ये वाला काम कर लें, या अगर दोनों काम करना है तो उसका एक कॉम्बिनेशन बना करके चले, एक अगर ज़्यादा है तो दूसरे को कम कर दे, इसको ज़्यादा किया तो उसको कम कर दे। तो रिसोर्सेज स्कार्स होने की वजह से भी हम देखते हैं हमें चॉइस करनी पड़ती है। और ऑफ कोर्स ऑल्टरनेटिव यूजेस तो है ही, क्योंकि अगर रिसोर्सेज के एक से ज़्यादा यूज़ हैं तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। अगर आप मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हो तो मिल्क के बहुत सारे यूजेस होते हैं, यू कैन यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, यू कैन यूज इट फॉर मेकिंग सम फूड आउट देयर। ठीक है, तो आपको चूज करना होगा कि आपको किस काम के लिए उसको यूज करना है। अगर रिसोर्सेस का एक ही काम होता, अगर मिल्क का एक ही काम होता सिर्फ ड्रिंक करना, तो आपको चूज करने की जरूरत क्या है, उसका जो एक काम है आप सिर्फ वही कर पाते, आप सिर्फ ड्रिंक कर पाते मिल्क को, और तो कुछ कर नहीं पाते, राइट। तो ये भी एक कारण है, हम देखते हैं ऑल्टरनेटिव यूज होने की वजह से। तो सारे के सारे रीजंस हैं because of which we have to make a choice, the problem of choice arises, right? So option D is your correct answer. Now the last question of the day, right? वीडियो इतनी ही सी थी,
आई होप आपको चीजें क्लियर है, राइट। लास्ट क्वेश्चन, लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंसी इन सिंपल इकोनॉमी इज, ओके। तो सिंपल इकोनॉमी मैंने आपको बताया था कि हर एक इकोनॉमी सबसे पहले क्या होती है, इकोनॉमी मैंने बताया था एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोग पैसे कमाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज करके, है ना। अब सिंपल इकोनॉमी के अंदर हम देखते हैं हर एक इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है, निर्भर करते हैं। अब ये जो सिंपल इकोनॉमी है इसमें हम देखते हैं जो डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होती है, जो इकोनॉमी के इतने सारे पार्ट्स हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है, लेकिन किस हद तक निर्भर करते हैं। तो सिंपल इकोनॉमी में ये जो इंटरडिपेंडेंस है उसकी जो डिग्री है वो मॉडरेट है इन द सेंस कि लोग मतलब इकोनॉमी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो एक दूसरे पर निर्भर तो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत अच्छे खासे लेवल पे निर्भर करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अगर ये जो डिग्री है ये डिग्री अगर बहुत ज्यादा हो जाए ना तो आप उसे सिंपल इकोनॉमी नहीं कहोगे, आप उसे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी कहोगे, है ना, राइट। चलिए, आई होप आपको ये समझ आ गया। तो लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंसी सिंपल इकोनॉमी में वेरी हाई नहीं होती, वो कॉम्प्लेक्स में होती है, ठीक है। चलिए, मॉडरेट, वेरी लो, स्लाइटली लो, देखिए यहाँ मॉडरेट सबसे सही ऑप्शन है, ठीक है। वेरी लो की अगर हम बात करें तो मैंने बताया पिछले क्लास अगर आपने देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि वेरी लो बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता है कि या तो मॉडरेट रहता है या वेरी लो लेवल रहता है इंटरडिपेंडेंसी सिंपल इकोनॉमी में। लेकिन वेरी लो एक बहुत अच्छा शब्द नहीं है क्योंकि इकोनॉमी जो चल रही है उसमें ऑफ कोर्स उसके पार्ट्स एक दूसरे पे निर्भर रहेंगे और अच्छे खासे लेवल पे निर्भर रहेंगे। मॉडरेट तक तो कम से कम रहेंगे ही। वेरी लो, अगर वेरी लो इंटरडिपेंडेंसी किसी इकोनॉमी में है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इकोनॉमी ठीक से नहीं चलेगी, राइट। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। मॉडरेट लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए, दैट इज वाई मैं आपको थोड़ा स्पेसिफाई करके बता रहा हूँ। आप हमेशा मॉडरेट मानकर चलेंगे, ठीक है। और स्लाइटली लो से तो इकोनॉमी की हालत ही खराब हो जाएगी, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी फॉर श्योर, राइट। तो इसलिए सिंपल इकोनॉमी में देयर इज मॉडरेट। वेरी लो कुछ कुछ बुक्स में लिखा रहता है, लो लिखा रहता है कुछ कुछ बुक्स में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे उस शब्द के बारे में, उससे जुड़े हुए कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, तो आप उससे सहमत नहीं बैठेंगे, राइट। इसलिए लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंसी एक सिंपल इकोनॉमी में मॉडरेट रहेगी। किसी भी इकोनॉमी में लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंसी मॉडरेट ही होनी चाहिए और मॉडरेट ही रहती है। वेरी लो हो ही नहीं सकता, राइट। हो ही नहीं सकता कि अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। वेरी लो, स्लाइटली लो, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। मॉडरेट कम से कम रहेगा, और अगर बहुत मॉडरेट से भी ज़्यादा है तो वो कॉम्प्लेक्स बनते जाता है, और अगर मॉडरेट तक है तो उसे हम सिंपल इकोनॉमी कह देते हैं, राइट। ओके ओके ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस, ठीक है, राइट पीपल। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, है ना। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 से हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, और फिर हम देखते हैं हमने सारे के सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। आई होप ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट है। अगर कहीं कन्फ्यूजन रह गया तो आप पहला लेक्चर जा करके देखिए, फिर से क्वेश्चंस पे आइए, फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपने सिरे से आप PYQs को देखना शुरू कीजिए। हम भी आपके लिए ज़रूर लेकर के आ रहे हैं वहीं से सारी चीज़ें, ठीक है। खुद से मॉक टेस्ट भी देने की कोशिश कीजिए, बहुत सारे ऑनलाइन हम देखते हैं वेबसाइट्स हैं, राइट। और हम भी आपके लिए मॉक टेस्ट और ये सब ज़रूर लेकर के आएंगे, लेकिन आप अपने सिरे से भी चीज़ों को एनालाइज करना चालू कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू पीपल, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, राइट। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं। कोई भी दिक्कत हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, विल पर्सनली सॉल्व दैट फॉर यू, राइट। तो चलिए, बहुत छोटा सा वीडियो हमारा रहा लेकिन बहुत इंटरैक्टिव और अच्छा रहा, राइट। सो थैंक यू पीपल, आई होप यू गाइज विल डू ग्रेट। थैंक यू, आई एम अतुल कुमार गुप्ता, लिविंग दिस स्पेस फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, बाय।